स्वर्णलता यह सब नहीं जानती थी कि वह अपनी गृह त्यागिनी माँ की निंदा का संबल लिए गृहस्थी में आई थी। इसलिए उसने यह जाना था कि केवल अपने असार्थक जीवन की ग्लानि का बोझा लेकर ही दुनिया से वह विदा हो रही है। यह जाना कि उसके लिए किसी को कुछ और या किसी का कुछ आता जाता नहीं। उसके मरने पर उसकी 17 साल की कंवारी बिटिया के पैरों तले जमीन ढूंढे नहीं मिली। स्वर्णलता यह जानकर नहीं जा सकी कि उस लड़की के लिए स्वर्णलता का मृत्यु दिन ही जन्मदिन है। दक्षिण के उस चौड़े बरामदे से जहां स्वर्णलता संसार से आंखें फेर कर लेटी रहती थी, वह लड़की मानो हिलना ही नहीं चाहती। उस जगह के सूनी हो जाने पर ही उसने मानो स्वर्णलेखा को नई नजर से देखना सीखा। चूंकि देखना सीखा इसलिए सोचना शुरू किया। जीवन आरंभ करने के समय स्वर्णलता को यदि दक्षिण का एक बरामदा मिला होता तो शायद स्वर्णलता के जीवन का इतिहास और ही होता। हो सकता है उस लड़की के सोचने में कुछ सत्य था, शायद वही होता, लेकिन वह हुआ नहीं। स्वर्णलता को दक्षिण के बरामदे का दक्षिण कभी नसीब ही नहीं हुई, किंतु नसीब हो भी सकता था। वह मकान भी तो स्वर्णलता की आंखों के सामने ही बना था। अपने सम्मिलित पुराने मकान के हिस्से का रुपया मुट्ठी में पाते ही उसके बुद्धिमान जेठ देवरपति ने झटपट मकान की बुनियाद डाल दी। कहा, रुपयों के पर होते हैं, उन्हें गाड़ कर रखना अक्लमंदी ही है। गली के भीतर सो ठीक बड़े रास्ते के मुंह पर ही 2 बार मुंह नहीं मोड़ना पड़ता। उसी घर में तो 30 साल काट गई सुवर्णलता। वही 8 बार सौर में गई, रोई, हंसी, कामकाज किया, आराम किया, संसार की सारी ही लीलाओं में हिस्सा लिया। फिर भी पिंजरे की पीड़ा का बोध हर पल छटपटाता रहा। स्वर्णलता का स्वामी शुद्ध गर्जन करके कहता, जानकर दुख को न्योता लाना, चाहकर कष्ट उठाना, 100 सुखों में भी रात दिन लंबा निश्वास, और चाहिए क्या तुम्हें, और कितना चाहिए? स्वर्णलता कहती, मैं तो कुछ भी नहीं चाहती, और चाहो भी क्यों, जब मुंह खोले बिना ही सब कुछ हाथों में पा जाती है। कभी अपनी दूसरी देवरानियों से तुलना करके तो देखो। स्वर्णलता मुस्कुराकर कहती, खूब, फिर भी रात दिन यही, आखिर माँ जैसी तो बेटी भी होगी ना। स्वर्णलता तीखे स्वर में कहती, फिर? पति डर से बोल उठता, अच्छा बाबा, अब नहीं कहूंगा। उस तीखेपन के पीछे एक भयंकर अभिज्ञता की याद है। डरना तो है ही, लेकिन ये बातें तो बहुत बात की है। जब स्वर्णलता की कनपटी के पास रुपहले तार की झलक आई, जब स्वर्णलता के लंबे, उन्नत और मसकते गठन में क्षय शुरू हुआ, पहले जब स्वर्णलता अपनी पति त्यागिनी माँ के निंदनीय इतिहास का संबल लिए सिर झुकाए ससुराल में बसने आई थी, जब किसी भी उपलक्ष्य पर स्वर्णलता की सास स्वर्णलता को उसकी ब्याहता बेगनी रंग की बनारसी साड़ी और बड़े बड़े बूटेदार मखमली जैकेट से सजा सवार देती और कोई मिलने जुलने वाली आती तो उसके सामने नमक मिर्च लगाकर बहू और बहू के मैके की निंदा करती। तब उस स्वर्ण को इतना साहस कहाँ था। उस समय मुक्त केशी का अड्डा अपने घर में ही था, कहीं जाना नहीं पड़ता था। मोहल्ले की सभी आती थी मुक्त केशी के पास। अलिखित कानून से मोहल्ले की सभी महिलाएं मुक्त केशी की प्रजा थी। 3 मंजिला मकान, दालान कमरे की संख्या कम नहीं, 2 तरफ 2 रसोई घर, पक्का आंगन, कोई 3-4 नल हौज, कहीं कोई असुविधा नहीं। लेकिन बस इतना ही मकान मानो साधारणता का एक प्रतीक, ना तो कोई श्री, ना कोई ढंग, घर ही घर। रहने के लिए कितना कुछ चाहिए, केवल इसके अलावा घर बनाते समय और कोई बात इनके माथे में ना आई, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। मठ नहीं, मंदिर नहीं, बड़े आदमी का बाग महल भी नहीं, गृहस्थ के वास करने का घर, उसमें शोभा, सौंदर्य, शिल्प, रुचि, इसका कोई क्या नाता, यह सब इनके दिमाग के परे है। सुवर्णलता को ये लोग पागल कहते हैं, और कहीं क्यों ना। सुवर्णलता जो वही अजीब अजीब चीजें खोजती फिरती है, यही सब खोजती फिरती है, इसलिए उसने अपने मकान बनते समय एक बार दिखा लाने के लिए पुलकित आनंद से रोज पति के पास धरना दे दिया, इसलिए कि देखकर नए कुछ की योजना बताएगी। पति लेकिन टाल जाया करता। सुवर्ण कहती, खूब, तुम लोगों का क्या, घर में रहते ही कितनी देर हो, नहाना खाना सोना यही ना। अरे घर तो हम औरतों को ही भोगना पड़ता है, तो क्या हमारी राय जानने की जरूरत नहीं? अरे
बनाने से क्या लोग स्त्री का गुलाम नहीं कहेंगे? पर जाना चाहती हो तो माँ से कहो। पति ने कहा, माँ को कहना ही पड़ेगा। यह तो स्वर्ण जानती थी, किंतु पति के पास लाड़ में मजा है, मिठास है, आशा है। और हाँ, थी भी आशा। अरे अपने पति पर ना चाहे अपनी क्षमता पर उस समय स्वर्ण को काफ़ी आस्था और आशा थी। जब वह कानों में ईयरिंग पहनती, 3 कौर की डोरियां साड़ी पहनती और बहुत मशक्क़त से कांचा पोका पकड़कर उसे काट काट कर टीका लगाती, उस समय हर बात से इच्छा ही प्रबल थी उसकी। सो उसने मुक्तकेशी से ही कहा, चलिए ना माँ जी, एक बार मकान देखा है, ज़्यादा दूर तो नहीं है। मुक्तकेशी ने अवश्य उस आग्रह पर पानी फेर दिया। झिझोर उठी, अरे जी कर लो बात। लो अभी कैसे चलोगी? साइत नहीं, सुदिन नहीं, चल दिए बसने का घर। पंडित दिन तिथि देख लेंगे, वास्तु पूजा होगी तब ना गृह प्रवेश होगा। लेकिन स्वभाव से तार्किक स्वर्णलता तुरंत ही बोल पड़ी थी, आपके लड़के तो रोज ही जाते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। मुक्तकेशी अभ्यस्त खींच भरे गले से बोली, यह तर्क करने का रोग तो छोड़ो तुम, इस रोग से ही तुमने मेरी हड्डियां जला खाई। मर्दों को किसी बात का दोष नहीं होता, स्त्रियों को ही मान सुनकर चलना पड़ता है। अतएव मकान बनते बनते मकान देखना स्वर्णलता को नसीब नहीं हुआ, क्योंकि स्वर्णलता स्त्री है, इसे तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लाचार फिर पति को ही पकड़ा। सामने की ओर एक बरामदा रखना होगा, लेकिन झूलता सा, जिससे रास्ता देखा जा सके। आंखें सिकोड़कर पति ने कहा, क्यों? रास्ते की तरफ झूलते बरामदे की एकाएक इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? तीसरे पहर बन ठन कर खड़े होने के लिए? स्वर्णलता उस समय बच्ची ही थी। वह अपने संदेहालु पति की कुटिल बातों के अंतर्निहित अर्थों को समझ नहीं सकती थी, इसलिए वह कह उठी, वाह रे, बनना ठन्ना क्या? रास्ते की ओर बरामदा रहने से कितना अच्छा रास्ता दिखता है। देवी देवता विसर्जन, मुहर्रम, बारात, धूमधाम से शव यात्रा, हरि संकीर्तन और कितना कुछ। पति ईश्वर अवश्य हंस पड़ा था। उस कुटिल संदेह से ग्रस्त होते हुए भी था तो वह लड़का ही। हंसकर कहा, और कुछ ना सही, अंत वाला जरूर दृष्टव्य है, विशेषण अच्छा दिया है, धूमधाम से शव यात्रा। स्वर्णलता ने इस पर करारे जवाब में कसर नहीं रखी। कहा, क्यों, गलत क्या कहा? धूमधाम से मुर्दे को नहीं ले जाते लोग? बेशक, मुझे भी वैसे ही ले जाओगे ना? लाड़ से बोल उठी स्वर्णलता। मैं जब मर जाऊंगी धूमधाम से संकीर्तन करके ले जाओगे ना? पति ने माथे पर हाथ रखकर कहा, गजब, कौन पहले मरेगा कोई ठिकाना है? मैं तुमसे कितना बड़ा हूं, निश्चय पहले मैं ही मरूंगा। स्वर्णलता निश्चित स्वर में बोली, इस कहने से ही हुआ। माँ जी के कालीघाट वाले ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखकर उस दिन क्या कहा, याद नहीं है? नहीं, याद तो नहीं है। पति ने असहिष्णु स्वर में कहा, क्या कहा था? मैं अमर होऊंगा। यद्यपि स्त्री की उम्र मात्र 14 और उसकी 22 है, तथापि असहिष्णुता में खास कमी नहीं दिखती, कम से कम पति में तो नहीं ही। किंतु बातों की भट्टाचार्य स्वर्णलता को रात में ही दुनिया भर की बातें फुरती हैं। बोल उठी, आह, कल युग में क्या अमर वर होता है? उसने बताया, मैं सदवा ही मरूंगी। खूब, किंतु यह सुसमाचार देने में तुमसे खास कुछ ऐड तो गया होगा मुझसे? आसमान से गिरी स्वर्णलता, मैं कहाँ से कहलाती? माँ जी ने सबका हाथ दिखवाया, चावल दिया, पैसा दिया और नया गमछा भी। ना, दिन में नहीं, दिन में बच्ची बहू अपने दुल्हे से बोले चाले यह अनाचार, और जिसके भी यहाँ हो, चाहे मुक्तकेशी के यहाँ, यह सब नहीं हो सकता। यह नाटक रात ही का है, पहले अंक का पहला दृश्य। पति लेकिन इस मीठे क्षण का या यूं ही अपव्यय करने को तैयार नहीं, इसलिए इस तुच्छ बात पर पर्दा खींच देने के लिए बोला, अच्छा ही क्या, वह सब आदमी अच्छे नहीं होते, उन्हें संतुष्ट रखना ही ठीक है। यह कहने के बाद ही पति ने एक दबी सी हंसी सुनी और तुरंत बोल उठा, हंस रही हो? यूं ही। यूं ही मतलब यूं ही कोई हंसता है? पागल हंसता है। तुम क्या पागल हो? थी नहीं, तुम्हारे यहाँ आकर हो गई हूँ। चतुर्दर्शी स्वर्णलता प्रायः पक्की गृहिणी सी बोल उठी। देख सुनकर ही पागल हो गई। माँ जी का कौन सा काम तुम लोगों के लिए गलत है? उन्होंने अगर ज्योतिषी को कुछ नहीं दिया होता तो तपाक से कहते, नहीं दिया, ठीक ही किया, ढोंगी है। कहना फिजूल है। स्वर्णपति इससे तुष्ट नहीं हुआ, तीखे गले से बोला, तो क्या करना चाहिए? माँ को नकार कर पत्नी को अपना मानना चाहिए। स्वर्णलता दुर्गा दुर्गा कहकर बोली, दुर्गा दुर्गा, जो नहीं चाहिए वही जबान पर लाना,
यानी मुझे तुनकाकर काम को बिगाड़ देना। मैं लेकिन नाराज नहीं होती। लो तुम्हारा बदन छूकर प्रतिज्ञा करती हूँ, सामने बरामदा नहीं बनेगा तो उस घर में जाऊंगी भी नहीं। पति ने कहा, अच्छा देखा जाएगा, अब आकर सो तो जाओ। खैरियत की अंधकार का आवरण था, नहीं तो लाड़ की पुकार से पत्नी के खींच भरे मुखड़े की भंगिमा देख पाता कहीं तो पति घर छोड़कर निकल ही जाता। फिर भी गले में माधुर्य की कमी को ताड़ ही गया। स्वर्ण ने जब नीरस गले से कहा, तुम्हारा तो बस यही देखा जाएगा, जो देखूंगी वह तो पता ही है। परले सिरे के झूठे, मकान बनाने की और जगह नहीं मिली गली के भीतर। पति भी वैसे ही नीरस गले से बोला, मकान मेरा अकेले का नहीं है, सर पर माँ है, भैया है, भाई लोग हैं, मैं खामाखा गिड़गिड़ाऊं? अजी मेरी स्त्री मैदान में मकान चाहती है। मैदान की नहीं कही मैंने, केवल बड़ा रास्ता देखना चाहती हूँ। कोई बात हो तो बताओ, क्या ऐसी बात नहीं करनी चाहिए? मैं कह देती हूँ बरामदा मुझे जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। बंगाली गृहस्थ घर की बहू के मुंह से ऐसी भाषा ढिठाई है। स्वर्णलता ने इतनी ढिठाई पाई कहाँ? महज कई साल ससुराल का भात खाकर ही क्या वह अपनी माँ का इतिहास भूल गई, उसकी लज्जा की ग्लानि भूल गई, बड़ी वो हो गई? यानी यह ढिठाई जन्म के सूत्र से ही मिली है, और नहीं तो क्या और भी तो बहुएं हैं मुक्तकेशी के, सब तो रात दिन डर से सिकुड़ी रहती हैं। इसलिए मुक्तकेशी जब तब गालियां देती है। अरे मैया करूँ क्या, दोनों ही बुढ़ियां तो मरकर मुट्ठी से बाहर हो गई रे। नहीं तो अपनी माँ और सखी माँ को लेती आड़े हाथों। अपनी पोती के कर्तव्य क्या जानती नहीं थी बुढ़िया? जानती थी, जानकर ही गजब का माल मेरे गले मढ़ दिया। पिछले जन्म का घनघोर वैर था और क्या। और कभी कभी यह भी कहती, अरे बुढ़ियों को दोष क्यों दूं, उसकी माँ के ही गुण गाऊं। माँ कैसी है, बबूल में क्या आम फलेगा? स्वर्ण ने तब तक भी छूटते ही जवाब देना नहीं सीखा था। सास जब माँ का प्रसंग उठाती तो वह मर्म से मर जाती और अंत तक सारा ही आक्रोश और अभियोग माँ पर ही जा रहता। क्यों उसकी माँ और सबकी माँ जैसी क्यों नहीं है? पति और घर को त्याग कर क्यों वह अपने बच्चों का मुंह जग हंसा गई? तो फिर बच्चों का स्नेह कुछ भी नहीं? उसके लिए जिद ही सबसे बड़ी है। यहाँ तक कि चिट्ठी देकर भी कभी नहीं पूछती। माँ क्या समझती नहीं कि स्वर्ण को बाधाएं बहुत हैं, और यदि माँ की चिट्ठी लिखने बैठे तो घर में कोर्ट कचहरी ना बैठ जाएगी, कानून नहीं जारी होगा, निषेधाज्ञा। यूं ही ये तो उस अपराध के चलते वह किसी को फूटी आंख नहीं सुहाती। गाढ़े बैंगनी रंग की बनारसी साड़ी और जरी की बूटीदार लाल मखमली जैकेट पहनकर भाग्य विताड़ित की नाई जिस दिन स्वर्ण उनकी बहू होकर इस घर में आई तो एक ही दिन में उसकी उम्र 3 साल बढ़ गई। घर पर सभी बोल उठी, 9 साल? उस धड़ंग मुस्तंग लड़की की उम्र 9 साल? 9 साल की तो वह 3 साल पहले थी। विरूपता की वह दृष्टि आज भी नहीं गई। सच पूछिए तो पतित की नाई ही देखी गई। यह हो सकता है कि माँ बदचलन होकर निकल नहीं गई है, फिर भी कुल, घर, पति का त्याग यही क्या मामूली अपराध है? 100 दिनों तक अपराधिनी सी आई थी सुवर्ण। फिर देखा ये लोग सख्त के भक्त हैं, नरम के कम। जितना ही झुको उतना ही सिर चढ़ते हैं, इसलिए उसने सख्त होना सीख ही लिया। लेकिन सख्त होकर भी क्या रास्ते की ओर का बरामदा बनवा पाई थी? नहीं बनवा सकी। उसके पति प्रबोध ने एक बार शायद माँ के सामने बात भी उठाई थी। मुक्तकेशी ने कहा, उसके गोड़ में गोड़ डालकर तू मर मत तो। ना, घर में तो बहू खेमटा नाच रही है, तिस पर बरामदे से गला निकाले तो किस कदर बाढ़ बढ़ेगी, अंदाजा कर सकता है? बछिया के ताऊ तेरे ससुर ने पत्नी को सिर चढ़ाकर आखिर क्या फल पाया? देखना जरूर चाहिए किसी स्त्री के मुंह से, ऐसा मैंने अपने बाप के जन्म में भी नहीं सुना। प्रबोध फिर कहे क्या, लेकिन चालाकी उसने खेली। स्वर्णलता को रोज ही दिलासा देता, अजी हो रहा है, बरामदा हो रहा है, आगे नतीजा चाहे जो निकले, फिलहाल तो कुछ अधिक सुख लाभ तो ही रहा। स्वर्णलता के मुखड़े पर आह्लाद की जीत खेलती है, उत्साह से वह अधीर हो रही है, आत्मसमर्पण में वह नमनीय हो रही है। 14 साल की स्वर्णलता के लिए संदेह करना कठिन था कि ऐसा सफेद झूठ कहकर चकमा दिया जा सकता है। उस समय वह पति की प्रेम प्रीति प्यार के परिचय से मुग्ध हो रही थी और अपनी कल्पना का स्वर्ग गढ़ रही थी। इस टूटे फूटे वाहियात घर को छोड़कर नए घर में गई है। बरामदे से सटा खासा सुंदर एक कमरा, बड़ी बड़ी खिड़कियां, लाल टुकटुक फर्श, उस कमरे को अपने मन मुताबिक सजाएगी सुवर्ण। दीवारों पर तस्वीरें, ताकों में देवी देवता के पुतले, बक्स पिटारे में फूलदार ढक्कन,
झालदार तकिए, साफ सुंदर बिछौना। उस कमरे में बैठी स्वर्ण चुपचाप फूल काढ़ेगी कथरी में, भविष्य के लिए। स्वर्ण के शरीर के अंतःपुर में कथरी के प्रयोजन की सूचना हुई है। शायद वह उतना नहीं समझती, गृहणियां समझती है। डर भी लग रहा है और खासा एक मजा मजा भी। इसलिए सुवर्ण अनेक झूले झूल रही है। 9 साल की उम्र में इनके घर आई है, तब से यही है। माँ है नहीं, लिवा कौन ले जाए। बाप ने साहस ही नहीं किया। निकट पास ही एक फुआ है, उसने एक बार लिवा जाना चाहता, इन लोगों ने भेजा नहीं। कहा उस कुल से अब नाता रखने की जरूरत नहीं, कभी कभार बाप मिलने आ जाता है, यही बहुत है। वह भी घूंघट काटकर इन लोगों के सामने मिलना। संभवतः इसी दुख से अब बाप भी अधिक नहीं आता। अतएव स्वर्ण को इन्हीं के साथ रहना हुआ, इसलिए इन्हें आदमी बनाने की इच्छा होती है। उसे इच्छा होती है ये शौकीन हो, सभ्य हो, रुचि पसंद का मतलब समझे, इनके साथ घर गृहस्थी करेगी वह। झगड़ा झाटी, ईर्ष्या द्वेष, स्वार्थ के लिए मारा मारी। स्वर्ण को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता। उसे रसोई में ही पड़े रहना भी। ये लोग उदार आबहवा का स्वाद ही नहीं जानते। किताब पढ़ना, कविता कंठस्थ करना ही नहीं आता। सोचते सोचते स्वर्ण का मन खो जाता। याद आ जाती अपने आकस्मिक ब्याह की बात। ब्याह नहीं हो गया होता तो अब वह पास की पढ़ाई पढ़ती होती। माँ तो कहा करती थी, मैं तुझे तेरे भाइयों की तरह पास की पढ़ाई पढ़ाऊंगी। भगवान ने स्वर्ण के भाग्य में इमली घोल दी। खैर, स्वर्ण को इसी जीवन में सिर ऊंचा करके खड़ा होना होगा, और खड़े होने का पहला ही सोपान तो सुंदर सा मकान है। परिवेश सुंदर ना हो तो जीवन किस प्रकार सुंदर होगा। 14 साल की स्वर्ण के लिए उस समय जीवन सौंदर्य का मापदंड था वही, जिससे रास्ता दिखाई दे बरामदा वाला एक घर। इसलिए वह बार बार पति से पूछती, क्यों जी कितना चौड़ा बन रहा है। भवें सिकोड़कर पति कहता, काफी चौड़ा हो रहा है। तो ठीक, क्योंकि अचानक कोई दूल्हा दुल्हन या देवी देवता निकले तो उसे झुक करके वहां से देखना होगा ना। पति कुछ रुका हुआ बोला, सभी तुम्हारी तरह एक ऐसी बरामदा पागल तो नहीं है। सो सही। स्वर्ण की आंख मुंह में दमक दौड़ गई। अरे मैं जरा पागल ही हूँ, सोचकर कितनी खुशी जो हो रही है। हाँ जी, रेलिंग में हरा रंग तो दिया रहेगा ना। हरा कहो हरा, लाल कहो लाल, जब तुम्हारी ही इच्छा से बन रहा है। स्वर्ण गल गई। वह पति से वह प्रेम देख पाने लगी जो उसने पुस्तक में पढ़ा है। पुस्तक अवश्य छिपाकर पढ़ती है। सास न देखे तो मार ही न डालें, लेकिन पुस्तक ला ला कर देता है इन्हीं में से एक। स्वर्ण के लिए वह आदमी देवता सा है। इन लोगों से तुलना करने पर वह स्वर्ग के देवता जैसा ही लगता है। काश काश स्वर्ण उसे बोल पाती। बोलने का हुक्म तो नहीं है। बड़े कड़े हैं ये, खास करके प्रबोध। पर पुरुष से बोलना तो दूर, ताकना तक पसंद नहीं करता। उसकी यह बद्ध मूल धारणा है कि मौका मिलने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। किताबें देने की बात मालूम होती, ना जाने क्या होता। स्वर्ण चौकस है, फिर भी उस देवतुल्य व्यक्ति से स्वर्ण को बोलने की इच्छा होती है। बोल पाती तो वह उन्हीं को देखने के लिए भेजती कि घर कैसा बन रहा है, बरामदे में कौन सा रंग देने से फपेगा। लेकिन जब उसकी गुंजाइश ही नहीं तो पति के मुंह से तोता खाना। उसके पति ने कहा, देखो बरामदे के बारे में तुम अभी किसी से ना कहना, केवल तुम्हें मालूम है और मुझे, और बस मिस्त्रियों को। किंतु उसके बाद गृह प्रवेश की दिन तिथि देख करके किराए की 2 घोड़ा गाड़ियों में लक्ष्मी की हाड़ी गोदी में लिए जब मुक्तकेशी सपरिवार नए घर में जा पहुंची। मुक्तकेशी का संसार ऐसा कुछ बड़ा नहीं। बेटा बेटी, बहू पोता और आप, कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या मात्र 10। गृह प्रवेश के अवसर पर विवाहिता 2 बेटियां और इतनी सी एक नतनी आई है। बस इन सभी लोगों को एक सेकंड क्लास बग्घी में भर लेना बहुत कठिन नहीं था। 2-3 पुरुष गाड़ी की छत पर बैठ जाते और जगह हो जाती। जेठ बहू की समस्या का भी समाधान हो जाता। फिर भी वैसी ही साबी मुक्तकेशी ने 2 गाड़ियां बुलवाई, वह सिर्फ लक्ष्मी की हाड़ी की शुचिता बचाने के लिए। बेटी बहुओं को तो खैर चेली की साड़ी पहना ली जाएगी, परंतु लड़कों को, उन्हें तो कोट कमीज जूता उतरवाकर एक वस्त्र नहीं ले जाया जा सकता। पुरुष पारस पत्थर लाखों, लक्ष्मी की हाड़ी की बात, जिसमें पूरे घर का भाग्य निहित है। तार्किक मजली बहू ने अवश्य ही तर्क उठा दिया, लेकिन आपने तो कहा था 2.5 कदम बढ़ाते ही पुरुष शुद्ध। डपट कर उसे रोक दिया गया। तर्क चाहे करे, किंतु मजली बहू सुवर्ण 2 गाड़ियों के होने से उत्साहित ही थी, क्योंकि किराए के मामले में मुक्तकेशी की कंजूसी का अंत नहीं।
जब कभी भी कहीं जाया जाता, न्योते में या तीज त्योहार में, गंगा नहाने, चिड़िया खाना या जादूगर, बोरों की तरह ठसाठस होकर। ये आनंद आमोद तभी होते जब ननद मैके आती हैं। उस समय लोगों की संख्या बढ़ जाती है। सुवर्ण के घूमने जाने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है, और फिर खिड़की का एक पल्ला भी तो खोलने की गुंजाइश नहीं। फिर तो मुक्त केशी बहू को बाप का ब्याह दिखा छोड़ेंगी। 2 देवरानियां, 2 नंदे और सास, ये 5 एक पूरी गाड़ी में। छोटा देवर गाड़ी के ऊपर पथ प्रदर्शक। हाथ पांव फैलाकर सुवर्ण ने मानो राहत की सांस ली, और तुरंत एक अनोखे पुलक आवेग से उसका मन उद्वेलित हो उठा। हाँ, यही है आसन्न भाग्य की सूचना। खुले बरामदे के पास का कमरा या कमरे के पास बरामदा सुवर्ण का इंतजार कर रहा है। जिस बरामदे से गला बढ़ाकर सुवर्ण बड़े रास्ते को देख पाएगी। अब सुवर्ण को लगता है गली के कुछ अंदर है वही बल्कि अच्छा है। देर तक बरामदे पर खड़े रहने से भी कोई कुछ नहीं कहेगा। एक बारगी बड़े रास्ते पर होता तो शायद शासन का डर था। चेली की साड़ी में एड़ी चोटी लिपटी, गले तक घूंघट, सास ननद जिठानी से घिरी सुवर्ण सिर झुकाकर नए मकान के दरवाजे में घुस पड़ी। सिर के ऊपर हरी रेलिंग वाले बरामदे की अनुभूति ने उसे रोमांचित कर दिया। उसका सारा मन सीढ़ी की ओर उद्ग्र हो रहा, किंतु सहज सीढ़ी की ओर जाना नहीं हो सका, क्योंकि निचले तल्ले के पूजा घर में नियम कर्म चल रहा था। शांति जल लिए बिना ऊपर जाने का प्रश्न ही नहीं था। शांति जल होता है जो पूजा के बाद पंडित जी सब पर छिड़कते हैं। आखिर पूजा पाठ भी समाप्त हुआ। माथे में शांति जल लेकर ही औरों के बीच में टुप से खिसक पड़ी सुवर्ण। 5 पांव दबाए 2 तल्ले पर गई। नंदे आते ही हो हल्ला करती हुई ऊपर से हो आई। पुरुषों ने देखने की जरूरत ही नहीं महसूस की, क्योंकि वे लोग तो नित्य ही देखते रहे। वे लोग शांति जल लेकर बाजार दुकान की ओर दौड़े। ऊपर का तल्ला फिलहाल खां खां कर रहा था। 4 एक कमरे, बीच में यहाँ वहाँ दालान, इधर उधर जरा जरा से कमरे। जैसा उसी से में भटकी चक्कर काटती रही सुवर्ण। इस उस दरवाजे को पार करके विमुड़ की नाई बार बार एक ही कमरे में पहुंच जाती। समझ ही नहीं पा रही थी कि किस दरवाजे पर जाने पर गोपन रहस्य वाले उस परम आश्चर्य लोग के दरवाजे की ओर देख पाएगी। घूम फिर कर बस वही दीवार, खाली सूनी खां खां करती चूने की गंध वाली दीवार। तो क्या बरामदा 3 तल्ले पर है? हाँ, जरूर वहीं होगा, तब तो और भी अच्छा है। इस बुद्धू स्वर्ण ने अब तक यह नहीं सोचा एक ही कमरे में बार बार चक्कर काटकर मर रही है। चेली की साड़ी संभालते हुए सुवर्ण 3 तल्ले को दौड़ी। कोई तो नहीं है यहाँ। दौड़ने में क्या हर्ज है? सीधे छत तक दौड़कर जा सकती है। नहीं, छत तक नहीं दौड़ लगा सकी। छत की सीढ़ी ही नहीं बनाई। खर्च पूरा नहीं बढ़ा, इसलिए बहरहाल एक अप्रयोजनीय अंश छोड़ दिया गया। लेकिन बरामदा, जिसे स्वर्ण के प्यारे पति ने सबसे छिपाकर केवल मिस्त्रियों से सलाह करके बनवाया है, वह कहाँ है? स्वर्ण क्या किसी भूल भुलैया में आ पड़ी? तुम यहाँ आकर बैठी हो मतलब? एकांत के इस युग में प्रबोध चंद्र दिन दहाड़े ही पत्नी के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो गया। उसकी भवों पर लेकिन सिकुड़न पड़ी थी। गले में खींचती, मजली बहू का शोर मच गया नीचे। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? सुवर्ण ने जवाब नहीं दिया। स्वर्ण ने पत्थर की आंखों से ताका। बरामदा कहाँ है? बरामदा? एक बार इधर उधर ताकर प्रबोध ने अचरज के स्वर में कहा, अरे नहीं मिला? वही तो भूत उड़ा ले गया होगा। सुवर्ण की आंखों में आंसू उमड़ाने लगा, पर उसने उसे उतरने नहीं दिया। कठोर कंठ से बोली, मुझसे झूठ क्यों कहते रहे? प्रबोध लेकिन सकपका गए। सकपकाया नहीं, हंसते हुए बोला, झूठ क्यों, सच था। भूत या कौवा ले भागा, तुम्हारा बदन छूकर कहता हूँ। और इधर उधर ताककर झट उसने दुस्साहसिक काम भी कर दिया। उसने बदन को एक बार छू लिया और जरा कसकर ही छुआ। आंसू ने अब बांध नहीं माना। दोनों हाथों मुंह ढककर वह बैठ गई। बोली, तुमने तो मुझे ठगा। क्यों ठगा? है ना, जानते हो बाबूजी ने माँ को ठगा था, इसलिए माँ। अरे रहने भी दो, रहने भी दो। अब की प्रबोध विरत से उद्दीप्त हो उठा। अपनी माँ की बहादुरी इस हौसले से कहने की जरूरत नहीं। मर्द बच्चा भड़ुए की तरह बीवी के कहे उठे बैठे। क्यों? बरामदा बरामदा, बरामदे के लिए इतनी हाय हाय क्यों? कहाँ बड़ी बहू ने तो एक बार भी एक वह बात जवान पर नहीं लाई। इसके मानो यह है कि वह भले घर की लड़की है, तुम्हारी जैसी छक्का पंजा नहीं है। बरामदे से गर्दन लटकाकर पर पुरुष से आंखें मिलाने के हविस भी नहीं है उसे। और ये है कि बरामदे की विरह में 3 तल्ले पर आकर रोने के लिए बैठ गई। नीचे बड़ी बहू कूटना पीसना रसोई लिए हैरान हो रही है। आओ तुरंत नीचे जाओ, जाओ। हाँ, स्वर्ण को नीचे जाना ही पड़ा। निचले तल्ले के उस विभीषा
काय दृश्य की छवि कल्पना की आंखों को देखने के बाद बैठे रहने की हिम्मत ही नहीं हुई उसे। केवल एक धिक्कार ने दीर्घ विदीर्ण होते होते उसके मन ही मन कहा, भगवान, हे भगवान, तुम साक्षी हो, बरामदा वाला अच्छा मकान मैं बनवा कर ही रहूंगी। मेरे लड़के बड़े हों, आदमी बने, इस अपमान का बदला मैं चुकाऊंगी। प्रतिज्ञा, किंतु यह तो स्वर्णलता की पहली प्रतिज्ञा नहीं थी। उसने कहा था, बरामदा नहीं रहने से मैं उस घर में रहूंगी ही नहीं। हाय रे बंगाली घर की बहू, उसकी भली प्रतिज्ञा चली। चोर पर नाराज होकर माटी पर खाने की तरह उस बुद्धू अभिमानिनी ने घर के सबसे ऊंचे कमरे की कामना की थी। मकान के पीछे की ओर उत्तर पश्चिम कोने का वह कमरा किसी के लिए प्रार्थनीय हो सकता है? यह तो मुक्तकेशी की धारणा से ही परे था। कमरे के बंटवारे का वह मनी मन हिसाब लगा रही थी कि ज्येष्ठ का श्रेष्ठ। इस नीति के अनुसार बड़े बेटे को पूर्व दक्षिण का सबसे अच्छा कमरा ही देना चाहिए। उनका मझला और छोटा बेटा जरा शौकीन है और आज ही वे कुंवारे हैं। 2 दिन के बाद तो ब्याह होगा। उनके लिए 3 तल्ले का कमरा हो तो अच्छा हो। और अपना ही दिमाग गर्म हो जाने का रोग दरबे से कमरे में डर है। तिस पर उन्हीं के कमरे में उनकी कुंवारी बेटी की स्थिति। खराब कमरा लेने से मारे गुस्से के मर जाएगी वह। बेटी माई का आना जाना लगा ही रहता है। सॉरी है उनका रहना है, इसलिए मुक्तकेशी ने झट से कोई घोषणा नहीं की। आज भी तो ननद ने सुवर्ण को ओट में बुलाकर कहा, तू कैसी भोंदू है रे मजली बहू, मांग कर वह वाहियात कमरा लिया। मजली बहू ने कहा, आखिर किसी को तो लेना ही पड़ता ना। परंतु अभी ननद के भाई के पैने प्रश्न के जवाब में जो बोली सो और ही बोली। कहा, क्यों, कमरा बुरा कैसे, अच्छा ही तो है। एक खिड़की खोलने से पड़ोसी की टूटी दीवार और दूसरी खोलने से गृहस्थ का नल पखाना चूक गई बला। कहीं से कोई खतरा ही नहीं, पर पुरुष से नजर मिलाने की चाह भी हो तो वह भी पूरी ना हो पाए। उफ, प्रबोध ने तीखे दबे स्वर में कहा। वही जहर मन में पालकर यह आक्रोश मिटाया गया। खूब स्त्री हो तो तुम। तकिए को उलट पुलट कर ठीक करते हुए स्वर्ण ने कहा, कहावत है, सत्संग से स्वर्गवास, विष की पोटली के सहगुण से विष यमा होता है। प्रबोध ने भी उलटकर कहा, मेरे मन में विष और तुम्हारी जीभ, वह तो एक बार की छुरी है जहर की। स्वर्ण लेट गई, बोली, जब समझ ही गए होंगे तो छुरी छुरी में होशियार रहना ही मंगल है। मैं मर्द हूँ, मर्द, मैं साला होशियार रहूँ, इसीलिए भी कोई बीवी की जबान है। तो फिर मत हो, नीचों की तरह रात दिन हाड़ी डोम करो। स्वर्ण बोली, फिर भी तुम अपनी जीभ को नहीं संभालोगी। अचानक एक कांड हो गया। प्रबोध चंद्र वीर महापुरुष की अदा से उठ बैठा और पत्नी के ताड़ जैसे जोड़े को जोर से हिलाकर का बोला, तुम्हारी हिमाकत बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई है, देख रहा हूँ। गर्दनियां देकर घर से निकाल कर बाहर कर सकता हूँ, पता है। तुमने मेरा जुराब पकड़ा। स्वर्ण उठ बैठी। स्वर्ण के दब दब गोरे गालों पर 2 बड़ी बड़ी काली आंखें मानो जल उठी। वह मानो भयंकर कुछ कहना चाहती है, लेकिन सहसा गंभीर गले से बोली, पता नहीं, खूब पता है, बंगाली के घर पैदा हुई हूं, इतना भी नहीं जानूंगी। प्रबोध समझ गया मामला टेढ़ा है। गृह प्रवेश के आनंद के दिन की रात ही मिट्टी हो गई, इसलिए सहसा ही उसने सुर बदल दिया। खिसक आकर बहुत घनिष्ठ होकर बोला, गुस्सा दिलाकर बुरी बातें सुनने की साथ ये कटु बातें तुम ही मुंह से निकलवाती हो। मैं साला दिन भर घड़ियां गिन रहा हूँ कि कब रात हो, और महारानी जी मिजाज दिखाकर, ना, तुम बड़ी बेरसिक हो जी। सुवर्ण की उम्र 14 की, लिहाजा प्रबोध की जीत होने में देर नहीं हुई थी। किंतु वह क्या सचमुच जीत थी? जीत होती तो काफी रात गए जब पर तृप्त पुरुष नाक बजाते हुए सो गया और एक भयंकर आक्षेप के दीर्घ श्वास में से कमरे की हवा गर्म क्यों हो उठी। जो दीर्घ श्वास अगर शब्द हो जाता तो वह यूं होता, ये ऐसे क्यों है, इन्हीं के साथ मुझे सारा जीवन बिताना पड़ेगा। लेकिन यह स्वर्ण ललता की ही ज्यादती थी। साधारण गृहस्थ लोग इनके सिवाय और क्या होते हैं? सभी तो यही जानते हैं कि आदमी को खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, वंश वृद्धि करनी पड़ती है और इन कामों की निश्चिंतता से पूरा करने के उपाय के रूप में रुपया कमाना पड़ता है। और मेहनत मशक्कत से थक जाने पर ताश पासा खेलना होता है, मछली का शिकार करना होता है, उसारे पर बैठकर राजनीति करनी होती है, बच्चों पर शासन करना होता है, लड़की का ब्याह करना होता है और बूढ़ा हो जाने पर तीरथ धर्म गुरु गोविंद करना होता है। ये यह जानते हैं कि माँ की भक्ति करनी चाहिए, स्त्री पर शासन करना चाहिए और सभी मामलों में स्त्री को ताबेदारी में रखना चाहिए। केवल मुक्तकेशी के ही लड़के ऐसे हैं, यह कहना अन्याय होगा। अधिकतर ही ऐसे हैं। तारतम्य जो है वह केवल व्यवहार विधि से। सुवर्ण नाहा की अपनी ससुराल को दोस्ती है, खामखा ही सोचती है, काश मंत्र बल से सारी दुनिया उलट पुलट होकर बीच के ये दिन यदि धुल जाते। रात बीतते ही यदि स्वर्ण देख पाती 9 साल की स्वर्ण
मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट के अपने घर से किताब कॉपी लिए स्कूल जा रही है। सुवर्ण की माँ हंसती हुई सी दरवाजे पर खड़ी है। एक बार यदि ऐसा हो जाए तो सुवर्ण जीवन में कभी भी अपनी दादी की छां के पास नहीं फटके। गांव में दादी के पास नहीं गई होती अकेली तो माँ से छिपाकर कोई झटपट उसका ब्याह तो नहीं करा पाता। तब तो अब तक सुवर्ण शायद पास की पढ़ाई पढ़ती होती। नहीं, माँ इतनी जल्दी हरगिज उसका ब्याह नहीं करती। बाबूजी के कहने पर भी नहीं। दादी ही उसकी शनिचर हुई। अपनी सखी कोई बेटी को पोती की सास बनाकर दादी जी सखी की सरताज हुई। दादी के पास जाने की यूं ही क्या इच्छा नहीं होती है सुवर्ण की। वह उसके जीवन के शनि ही लगती हैं। जिस दिन उसे बहुत दुख अपमान लगता है, आधी रात को यही सब सोचती हुई तड़पा करती है। माँ पर एक दुरंत अभिमान से वह दीर्ण होती रहती है। माँ तो मजे में चली गई। सोचा भी नहीं कि स्वर्ण मरी है या बची। माँ यदि कलकत्ते में रही होती तो स्वर्ण को भला ऐसी एक दुआरी होकर पड़ा रहना पड़ता। ब्याह के बाद से माँ के लिए कम गंजना सहनी पड़ी है उसे। उस समय सभी बातों का मतलब नहीं समझती थी, अब तो समझती है तो है कि कैसे कलंक की डाली सिर पर लेकर उसका जीवन आरंभ हुआ है। स्वर्ण के सामने ही तो गृहिणियों ने कहा है, क्यों जी, घरनी गृहिणी संसारी ब्याह के योग्य दो दो बेटे, शिव के समान पति और दई मारी कुल पर कालिक पोत कर चली गई। अपनी समधिन का दोष छिपाने के लिए जितना नहीं, अपने वंश का मान बचाने के लिए ही मुक्तकेशी कह उठती। कुल पर कालिक जरूर नहीं, लेकिन पति पुत्र के मुंह पर चूना कालिक तो बेशक। लड़की को स्कूल में पढ़ाकर हाथी बनाएगी। उनकी इस काक्षा पर राख पड़ गई। सास ने देखा मामला गड़बड़ है। उन्होंने पोती को बुलाकर अपने पास बुलाकर झटपट ब्याह कर दिया। इसी गुस्से से भभक कर काशीवास करके चली गई। काशीवास? इस उम्र में काशीवास? महिलाओं ने नाक सिकोड़ी, यानी बात को पूर्णतया आग्रह ही किया। अब तक सुवर्ण की माँ की उम्र की व्याख्या में तत्पर हो रही थी, इसे याद ही नहीं रहा। मुक्तकेशी ने फिर संभाला, कहा, काशी में बूढ़ा बाप जो है रहे। महिलाएं झंकार उठी। पति परित्यागिनी तो हुई उस स्त्री के लिए, और रहा क्या? तुम बहना महत हो, जब भी तो इस बहू को घर लाई हो, क्यों ना इसके हाथ का पानी भी पियोगी? मुक्तकेशी ने दर्प के साथ घोषणा की, पानी मैं किसी बेटी के हाथ का नहीं पीती हूँ, अपनी पेट की ही बेटियों के हाथ का पीती हूँ। क्या जिस दिन कलाई सूनी की है, एक बेवा स्वपाक और एक बेला गंगा जल, कच्चा दूध, बस। और तब मुक्तकेशी गर्व से अपने कृच्छ साधन की व्याख्या करने बैठती। सुवर्ण हाँ किए सुनती, हाँ किए ही, क्योंकि तब जानती ही नहीं थी कि आचमनी खाद्य कहते किसे हैं, अम्बुवाची क्या है, निरंबु उपवास के दिन साल में कितने होते हैं। दीर्घ श्वास मरमाहित कमरा धीरे धीरे स्थिर हुआ। दिन भर की थकी मांदी लड़की की आंखों में नींद उतर आई। उस सोते आदमी का स्पर्श बचाए संकुचित होकर सो गई वह। उस आदमी के परितृप्त सोते शरीर की ओर देखकर कैसी तो घृणा हुई, अपवित्र सा लगा वह। कुछ ही देर पहले उसके प्यार की हरकतों से परेशान होना पड़ा था, यह सोचकर कलेजा कैसा कर उठा। किंतु करे क्या सुवर्ण? चारों ओर लोग कितने हैं, विद्रोह करके घिनौना करे। फिर सभी दिन तो आज ही जैसे नहीं, हमेशा ही तो विद्रोह नहीं होता। स्वयं उसमें ही क्या प्यार करने और प्यार पाने की वासना नहीं है, तो क्या करे वह उसके सिवा और किसे? और यह आदमी प्यार का एक ही अर्थ जानता है, प्यार करने की एक ही पद्धति। नहीं लूं कहने से खड़ी कहाँ होगी स्वर्ण। मुक्तकेशी के 4 लड़के हैं, सुबोध, प्रबोध, प्रभास और प्रकाश। बड़ा सुबोध बाप के रहते ही खड़ा हो चुका था। बाप अपने ही दफ्तर में उसे रखा गए थे। कालक्रम से वह उस सौदागरी ऑफिस के बड़े बाबू के परवर्ती आसन पर आ पहुंचा। संसार वास्तव में उसी के रुपयों से चलता है। मझला प्रबोध एंट्रेंस पास करके बहुत दिनों तक खाते खेलते रहकर अभी अभी कुछ दिन हुए एक मित्र के साथ लोहा लक्कड़ का व्यवसाय करने लगा है। मित्र के रुपए, प्रबोध की मेहनत। सजला लड़का प्रभास घर में सबसे विद्वान, FA पास करके वकालत पढ़ रहा है। और प्रकाश 5 ही 6 क्लास तक पढ़कर मोहल्ले के एमेचर थिएटर में स्त्री भूमिका में अभिनय और बालों में क्यारियां कर रहा है। स्वर्ण के ब्याह के समय घर की अवस्था लगभग यही थी। बहुत दिनों तक स्वर्ण इन सबका पूरा नाम भी नहीं जानती थी। सुबो, पेबो, पेभा, पेका मुक्तकेशी के संबोधन की यही भाषा थी। एक दिन छोटी ननद को विराज को बुलाकर स्वर्ण पूछ बैठी, तुम लोगों का नाम क्या है बताओ तो? माँ जी तो तुम्हें राजू राजू कहती हैं। राजबाला है, आज ही सुन लो जरा। राजू ने अवाक होकर कहा, ब्याह हुए इतने दिन हो गए, ससुराल के लोगों का नाम भी नहीं जानती हो? मझले भैया ने बताया नहीं? सच पूछिए
तो राजू के मजले भैया से स्वर्ण ने कभी यह पूछा भी नहीं, पूछने का ख्याल भी नहीं आया। अभी ही एकाएक ख्याल आया सो पूछ बैठी, लेकिन वह नहीं कहकर स्वर्ण ने होठ उलटकर कहा, तुम्हारे मजले भैया से पूछे मेरी बला, तुम हाथ के पास हो, मैं औरों की खुशामद करने क्यों जाऊं। उम्र में 3 साल छोटी ननद की भी इतनी खुशामद कर ली। राजू उससे खुश भी हुई, उंगली गिनकर बोली, बड़ी दीदी का नाम है सुशीला, मछली दी का नाम है सुबाला, सजली दी का नाम है सुराज। यहाँ पर जो तीसरे नंबर की होता है भाई, उसे सजला कहते हैं, और जो बहन होती है उसे सजली बोला जाता है। मछली दूसरे नंबर की होती है। तो सजली दी का नाम है सुराज और मैं हुई विराज और भाइयों का नाम है। बड़े उत्साह से ही ननद भौजी में बातें हो रही थी। अचानक सारी परिस्थिति ही बदल गई। विराज बिगड़कर वहां से चली गई और मजली बहू की दुस्साहसिक डिटाई की बात घर भर में फैल गई। सुवर्ण ने जेठ देवर के नाम का मजाक उड़ाया है, नंदों के नाम पर मुंह भी दिखाया है। क्या है, स्वर्ण ने सच ही तो यह किया है, किंतु स्वर्ण क्या यह जानती थी कि यह मामूली कौतुक से इतना दोष होगा और नाम के माने पूछने से अपमान करना होता है। सुराज सुनकर ही बोल उठी थी, हाय राम, यह सुराज कैसा नाम हुआ? इस नाम का कभी कोई मतलब होता है? इसका नाम का मतलब क्या है? इसे अगर मुंह बिदकाना कहा जाए तो वही सही, लेकिन हाँ, देवरों के बारे में मजाक से एक बात जरूर कही। एक एक करके चारों का नाम सुनकर ही करके हंसती हुई बोल उठी, चारों का मेल मिलाकर नाम रखा जा सकता था। विराज ने बोहे से कुड़कर कहा, सुबोध प्रबोध का मेल कहाँ मिलता? स्वर्ण हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। क्यों? अबोध निर्बोध कि विराज छिटक सी पड़ी, उम्र से कहीं ज्यादा जोरदार झंकार कर बोली, इतनी हिमाकत तुम्हारी मजली बहू, सजले और छोटे भैया को तुम निर्बुद्धि कहने की जुर्रत करती हो? ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। माँ को कह देने के कहने से स्वर्ण का मुंह अवश्य सूख गया था। उसका हाथ पकड़कर बोली, नाराज क्यों हो गई? हाय राम, मैंने तो मजाक किया था। विराज ने लेकिन हाथ पकड़ने का मान नहीं रखा। वह हाथ छुड़ाकर चली गई और दूसरे ही क्षण मुक्त केशी का आविर्भाव हो गया। न चिल्लाना न डांटना, थम थम करते गले से बोली, अरे रे 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 रे, किस अभागे घर में पली थी रे मजली बहू, जरा सी तहजीब नहीं? इधर तो पुरखिन जैसी बातों का जहाज। मैं पूछती हूँ, पेवा पेका के नाम पर धिक्कार क्यों किया? स्वर्ण ने साहस बटोर कर कहा, मैंने तो मजाक किया था। मजाक किया? अरे मैं पूछती हूँ, किसका मजाक किया? इस सास का और मरे ससुर का। नामकरण तो इन लोगों ने अपने से किया नहीं, हम लोगों ने ही तो किया है। मैंने 7 जन्म में भी ऐसा नहीं सुना कि एक इतनी सी बहू आकर जन्म पत्री और टिप्पण मांगती है, नाम पर खिल्ली उड़ाती है। पेवा पेका सुनेंगे तो क्या कहेंगे? स्वर्णलता बोल उठी, आप अगर सबसे कहती फिरे तो मैं क्या करूं? मैं तो किसी को सुनाने नहीं गई हूँ, मजाक से ही तो कर रहा था। ननद जी लुतरी लगाने क्यों गई? बहू के मुंह से ऐसी साफ और स्पष्ट भाषा सुनने की आदि नहीं है मुक्त केशी। 7 थप्पड़ पर भी बड़ी बहू उमा शशि के मुंह से चू नहीं निकलती। बहन बेटी की बहू, भांजे की बहू, यह भी उन्होंने बहुत देखी। पेट में शरारत, परले सिरे की बदतमीज होते हुए भी मुंह से ऐसा लावा नहीं फूटता किसी के। और भी थम गले से कहा, मेरे पेट की लड़की ने में चुगली खाने की आदत नहीं है रे बहू। भाइयों के प्रति वे घृणा देखकर उसके जी में बड़ा लगा। तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। नाम के भी माने चाहिए। बाप के जन्म में भी ऐसा नहीं सुना, पता नहीं था कि घर में ऐसी विद्यावती बहू आएगी। फिर तो मारे खोज कर नाम रखती। अच्छा, आने दे प्रभा को, उससे तो 2 पास किया है, तीसरे पास की पढ़ाई कर रहा है। सुन रही हूँ वकालत पढ़ेगा, उसी से पूछूंगी किस नाम का क्या अर्थ है। कहूंगी, इतनी विद्या के बाद भी अपनी विद्यावती भाभी के आगे अबोध निर्बोध हुए तुम लोग। स्वर्ण अभिमानी है, किंतु बातों का लावा भूनती है, आपे में नहीं रह सकती। गुस्सा होने पर दबाने की क्षमता नहीं, इसलिए वह फिर सास के मुंह पर बोल उठी, आप लोग ना बड़ा तिल को ताड़ करती हैं। तुच्छ सी बात के लिए इतनी हलचल मचा देना अच्छा लगता है? मुक्तकेशी बैठ गई, बोली, राजू एक लोटा पानी ले आ, माथे पर थोपू। ओह सखी माँ, मेरी कितने जन्मों की शत्रु थी, ऐसी लड़की गले मड़ गई। विराज दौड़कर एक लोटा पानी ले आई। मुक्तकेशी ने चुल्लू चुल्लू पानी माथे पर थपथपाया और कहा, इस बहू के साथ मेरा गृहस्थी करना नहीं होगा। वह भविष्य में दिव्य चक्षु से देख रही हूँ। राजू किवाड़ लगा ले, मैं जरा बहादुर बगान से हुआ हूँ। माथे में आग लहक उठी। आग
मुक्तकेशी के माथे पर जब तभी लहक उठती है। पति मात्र एक लड़के को खड़ा कर गए थे और 3 लड़कियों का ब्याह कर दिया था, बस बाकी 3 लड़कों को खींचना पड़ा है। सबसे छोटी लड़की ब्याह के योग्य हो गई है, अभी तो फिर भी 2 लड़के कमा रहे हैं। बड़े का वेतन भी बढ़ा है। उस समय जिस कष्ट से चला यह तो ईश्वर ही जानते और मुक्तकेशी। वही सारे कष्ट आग के उपादान होकर अंदर जमा है। जरा इधर उधर हुआ नहीं कि वह आग जल उठती है। लेकिन घर गृहस्थी में तो आज तक इधर उधर था नहीं, जो भी था बाहर। घर में लड़के तो हाथी जोड़े रहते हैं, बड़ी बहू तो माटी का घट। यह मजली बहू जब से आई है तब से आग ही लहकती है। उठते बैठते वह स्वर्गीय सखी माँ पर अभियोग बरसाती रहती है। उसमें भी खैर है। मुखरा मजली बहू बोल बैठती है, उस बेचारी मरी हुई को कितनी गाली दीजिएगा। वह जो वहाँ जीभ काट काट कर फिर से मरेंगी। एक तो पोती होकर मैं रात दिन गाली श्राप देती हूँ। अरे तुम श्राप देती हो? मुक्तकेशी हठात तमतमा गई, भवे तरह कर बोली, तुम किस दुख से श्राप देती हो? जिस दुख से आप देती हैं उसी दुख से। आकाश की ओर ताककर उदास गले से स्वर्ण ने कहा, अब दोष नहीं देती, उसे अदृष्ट मान लिया है। स्वर्ण की ये बातें महज स्त्रियों तक ही सीमित नहीं रहती, पुरुषों के भी कानों तक पहुंचती हैं और उसे पहुंचाती है मुक्तकेशी। रोज ही हाथ जोड़कर गृहस्थी से छुट्टी मांगती है। सुन सुनकर मुक्तकेशी का बड़ा लड़का बीच बीच में कहा करता है, तुम लोग भी मजली बहू को क्यों चिढ़ा करती हो? मेरी समझ में नहीं आता। जानती ही तो हो वह जरा तेज प्रकृति की है, परंतु मझला सजला छोटा तो जब मारा तब काटा कर उठता है। उम्र में बड़े देवरों से आमने सामने बोला नहीं जा सकता, इसलिए देवर लोग एक तरफ ही गर्जा करते हैं। माँ का अपमान मजली बहू ने सोच क्या रखा है? अपने मजले भैया की हालत चूंकि राजा दशरथ की है इसलिए पार पा रही है। दूसरा कोई होता तो ऐसी पत्नी के मुंह मारे जूतों को चूर देता। वह तेज प्रकृति की है। तुमने तो भैया खूब उकसाया उन्हें। मैं पूछता हूँ, माँ के अपमान से तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुम्हें? सुबोध ने हंसते हुए कहा, आह, एक रत्ती की उस बच्ची की बातों से माँ का क्या अपमान होना? वह उतना लेती क्यों है? कितने प्रबोध रहता है तो भैया के बदले छोटे भाइयों का ही समर्थन करता है। कहता है एक दिन पहुंचा आना होगा इसे, कहता है पर धीमे गले से। पत्नी को उखाड़ देने से असुविधा है। पत्नी बिगड़ जाए तो अपना स्वभाव चरित्र ठीक रख पाएगा या नहीं कौन कह सकता है, आखिर मर्द है ना। बादुड़ बगान में मुक्तकेशी की हम उम्र मौसेरी बहन हेमांगनी का घर है। दिमाग गर्म हो जाने से मुक्तकेशी यहीं चली आती है, क्योंकि हेमा की बातें जी जुड़ाने वाली होती है। हेमा के लिए पानी ऊंचा तो ऊंचा, पानी नीचा तो नीचा। मुक्तकेशी यदि कहे मेरी बड़ी बहू जैसी भलमानस नहीं, हेमा कहेगी कहने की बात है, बहू को देखते ही आंखें जुड़ा जाती हैं। और मुक्तकेशी यदि कहे मेरी बड़ी बहू जैसी बुद्धू त्रिभुवन में नहीं, तो हेमा कहेगी बिल्कुल देख ही रही हूँ, यह तो तू ही है तो उस बुद्धू के साथ घर करती है। परंतु मुक्तकेशी की मजली बहू के लिए हेमा को कभी सुर बदलना ही नहीं पड़ता। सब समय की ही एक बात, सच मुक्ता, वैसी बहू के साथ कैसे तू घर करती है? मुक्तकेशी कपाल ठोक लेती है। उपाय? पेवों के मुंह में तो हुमकी होती है, भीतर भीतर रूपसी पत्नी के चरणों का गुलाम। मेरा हाल क्या है वो तो तुम जानती हो। हम उम्र होते हुए भी मुक्ता शायद हेमा से 2-4 महीने की छोटी ही है, इसलिए हेमांगनी के पति काशीनाथ उनसे छोटी साली के नाते हंसी ठट्ठा करते हैं और दोनों बहनों को एकत्र होते ही आ धपकते हैं। अच्छी नौकरी करते थे, दिल्ली शिमला में रहे, फिलहाल सेवानिवृत्त होकर अपने साबिक मकान में आकर रह रहे हैं। हेमांगनी अवश्य पति के साथ दिल्ली शिमला का सुख भोगने नहीं गई। पति के साथ नौकरी की जगह जाना निंदा की बात है। सिर्फ मुक्तकेशी ने घर में सोने की व्यवस्था भी अलग ही कर रखी थी। जब छोटी सास की दृष्टि इस नई व्यवस्था पर पड़ी तो उन्होंने आकर मुक्तकेशी को धर दबाया। अजी मैं पूछती हूँ दीदी, ये कैसी अनहोनी बात है? घर में जवान बहू फिर प्रबोध तुम्हारे आंचल तले क्यों सोता है? मुक्तकेशी मुंहजोर है, फिर ननद देवरानी की ही को कुछ मानकर भी चलती है, इसलिए जो किया है ठीक किया है, तुम्हारा क्या, यह ना कहकर के संक्षेप में ही बोली, सपना मिला था। सपना मिला है? हाय राम, सपने की और कोई विषय वस्तु नहीं मिली तुम्हें? क्या सपना मिला जरा सुने। मुक्तकेशी ने और संक्षेप में कहा, सपना बताना निषेध है। छोटी बहू ने व्यंग के सुर में कहा, जागकर सपना देखने से तो बताना मना ही होगा, किंतु मैं तुमसे कह देती हूँ दीदी, वज्र की कमाई होने से ग्रह फंसती है। अभी तुम्हारी बहू मन का खेद मन में दबाकर तुम्हारे अन्याय विधान को मान लेती है, मगर भविष्य में इसका बदला वसूलेगी। बूढ़ी तो होना ही है तो उनके हाथों में पड़ना भी है। मुक्तकेशी ने दमक कर कहा, क्यों पराए हाथों क्यों पड़ने लगी? गंगा मैया नहीं है क्या?
जब तक आग समांग रहेगा डांट के साथ संसार चलाऊंगी, समर्थ नहीं रहेगी तो गंगा की गोद में शरण न ले लूंगी। पर तुमसे यह भी कहे रखूं छोटी बहू, जिसके दुख से तुम्हारी आंखों में खारा पानी आ रहा है ना, वह बहुत आसान नहीं है। खेत से तो मरी जा रही है। बड़ी बहू से उसने क्या कहा पता है? आज सुनकर जी गई, हड्डी में हवा लगा। कुछ दिन फिर भी चैन की नींद तो सोऊंगी, दुर्गा मैया से मनाऊंगी कि किस समय उसका सदा बुरा ही रहे। सुन लिया? इसके बाद भी खेत करोगी? अरे वह तो उसने तेज दिखाने के लिए कहा होगा, छोटी गृहिणी ने हंसते हुए कहा। दुखी हूं यह बताकर हल्की नहीं होना चाहती, लेकिन तुम्हारे बेटे का क्या हाल है? मुक्तकेशी भी कुछ कम तेज वाली नहीं, हल्की ना हो इसलिए वह भी खरखरा कर बोली। फिर भी औचक ही जरा असतर्क हो पड़ी। बोल उठी। बेटे की इतना पूछो, वह तो कामरूप कामेच्छा का भेड़ा है, तड़पता फिर रहा है, रात भर नींद नहीं आती, रह रहकर उठता है, पानी पीता है। मैं मुर्दे सी सो जाऊं तो भागना निकले, मैं भी एक ही घाघूं। उकुस पुकुस किया नहीं कि पूछ बैठती हूँ, पानी पिएगा? मच्छर काट रहे हैं, गर्मी लग रही है। अरे माँ होकर बेटी की कम गति तो नहीं कर रही हो? छोटी ने कहा। वही तो आफत हुई, कुलंगार है। मेरा सुबह वैसा नहीं है, इस अभागे के कारण ही मुझे मान गंवाकर कमरे में भेजना होगा, और वह मानी नहीं तो ऐट में है। सुनकर हैरान होगी। मैंने राजू को उसके कमरे में सोने के लिए कहा था, नहीं सोने दिया। बोली मैं अंदर से किवाड़ बंद करके मजे में सोई रहूंगी। हाँ, सुवर्ण ने ये कहा था, 13 साल की सुवर्ण। मुझे भूत का डर नहीं, मजे में सो रहूंगी, बल्कि आराम से रात भर। एक को पंखा झलते झलते जान पर तो नहीं बनेगी। किंतु मुक्तकेशी के गर्भ के कुलंगार ने इस अपमान के बावजूद मान गंवाया। आड़ ओट में हाथ पकड़ने जाता, कहता तुम्हारे जी में रत्ती भर माया ममता नहीं है रे मजली? कैद में कभी भेंट करने को जी नहीं चाहता? सुवर्ण हाथ नहीं पकड़ने देती, कहती देख रही हूँ क्या, सदा ही से तो देखती चली आ रही हूँ। वह देखना भी कोई देखना है? मना तो रात को ही कमरे में आने की है ना, और समय जरा भेंट कर लेने में क्या दोष है? मुझे वैसा अरमान नहीं। अरे बड़ी निर्मोही हो तुम, और तुम सभी क्या कम मायावान हो? अरे माँ को एक कारण हो गया इसलिए। मैं भी तो वही कह रही हूँ, तुम तो हाफ उठे। हाफ क्या, यूं ही रहा हूँ मजली, आदमी का कलेजा है इसलिए हाफ रहा हूँ। तो वह कलेजा मुझे नहीं है? हो गया ना? दुहाई है, कल दोपहर छत की सीढ़ी घर में आ जाओ। दोपहर को? दफ्तर नहीं है? दफ्तर से भाग आना होगा। और उपाय क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा तो नहीं हुआ। ओह, यानी पति के प्रति मन नहीं है? मन और कुछ? खैर मैं भी तो मर्द हूँ। सुनकर आश्वस्त हुई। कभी कभी संदेह होता है ना। प्रबोध ने बिगड़ कर कहा, इतनी कम उम्र में इतना बोलना कैसे सीखा? एकाएक दलान में किसी की छाया पड़ी। झटपट खिसक पड़ते हुए प्रबोध ने कहा, अच्छा झगड़ा छोड़ो, दुहाई है, याद रखना कल दोपहर में छत के सीढ़ी घर में। दफ्तर से भागकर आने पर कहीं निराश ना होना पड़े। तो प्रबोध की आशा पूरी हुई थी क्या? छत की सीढ़ी घर में आई थी सुवर्ण? हाँ, छत के उस सीढ़ी घर में आई थी सुवर्ण। घर का काम धंधा चुकाकर नित्य के नियम के अनुसार मुक्तकेशी जब द्विप्राहरिक टोला भ्रमण में निकल पड़ी, उमा राशि बच्चे को सुलाने के बहाने जरा लेट लेने चली गई। खुद आमिष निरामिष दोनों प्रकार के झूठे बर्तनों का पहाड़ लिए खुदू आंगन में बैठी, तो उस एकांत में पांव दबाए सुवर्ण सीढ़ी पर आई। पैरों का झांझन खोलकर अभिसार की अदा से और भी पांव दबाए सीढ़ियां चढ़ने लगी। किंतु पांव की झांझर क्या अकेली स्वर्ण ने ही खोली थी? सो जो भी खोले, प्रबोध के जानने की बात न थी। वह तो हर पल एक झांझन की रुंझुन की अपेक्षा में उत्कीर्ण होकर हताश हो रहा था, क्रुद्ध हो रहा था, क्षिप्त हो रहा था। गर्मी के मारे तार तार पसीना छूट रहा था, मच्छरों के काटने से बदन फूल रहा था, अपने ही थप्पड़ खा खाकर शरीर में दर्द होने लगा था। फिर भी वहां से निकल आने का उपाय नहीं। आशा छलनामयी होती है, और फिर निकले भी कौन लाश से? वह दफ्तर से भाग आया है, यह तो ढिंडोरा पीट कर ऐलान करने की बात नहीं। दफ्तर से भागना तो भागना, बचपन में स्कूल से भाग जाने जैसा कांड कर बैठा। भैया के बगल में ही बैठकर खाया, भैया के साथ साथ घर से निकला, और भैया की आंखों में धूल झोंक कर भाग आया। धूल झोंकने की सुविधा भी है। प्रबोध ट्राम से जाता है और सुबोध साजे की बग्गी से। मोड़ पर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। भैया के सामने वह ट्राम पर सवार हुआ और जरा ही देर बाद टप से उतरकर चुपचाप घर की ओर। इस समय किसी से भेंट हो जाने का खतरा कम रहता है, क्योंकि पुरुष वर्ग तो मोहल्ला उजाड़कर स्कूल दफ्तर चला जाता है, और स्त्रियां तो कुछ रास्ते पर नहीं आती है कि देख लेंगी। फिर भी किसी के यहाँ दाई नौकर या खुद से ही भेंट हो जाए तो क्या कहकर मन बचाएगा, यह उसने सोच रखा था। कह देगा बाप रे बाप, पेट में जो मरोड़ होने लगी कि बीच ही रास्ते से लौट आना पड़ा। ना, स्वर्णलता का स्वामी इससे अच्छा
और कोई सभ्य झूठ नहीं बना सका। विधाता उस समय तक सदैव थे उस पर, इसलिए किसी जानी चीनी शक्ल का आमना सामना नहीं हुआ। किंतु वह सदर दरवाजे से भी नहीं गया। क्या ठिकाना कि मुक्तकेशी कुछ देर में गंगा स्नान को निकले। विधवा होने के बाद से ही मुक्तकेशी नित्य गंगा स्नान का पुण्य अर्जन करती जा रही है। विराज उस समय निहायत नन्ही थी, फिर भी विधवा होते ही मुक्तकेशी वैधव्य की सारी शुचिता और कठोरता का पालन करती आ रही है। बाल काट दिए, कलाई सुनी कर ली, पान खाना छोड़ दिया, रात का आचमनी भोजन छोड़ दिया, आदि आदि। लड़कों को दफ्तर भेजकर वह लोटा गमछा लेकर निकल पड़ती है। उस अंदाज से तो निकल पड़ी होगी, पर क्या पता आज प्रबोध के भाग्य से बगल में मेहतर के आने की जो गली है उसमें घुस पड़े या कोई डर नहीं। मुक्तकेशी उसके आसपास भी कभी नहीं झांकती। प्रबोध वह तो 2.5 कदम बढ़ाने से ही शुद्ध। मुक्तकेशी के लड़कों को बचपन से ही 2.5 कदम से कसरत की आदत है। सो प्रबोध निष्कंटक होकर घर में दाखिल हुआ और इधर उधर ताककर टप से छत की सीढ़ी पकड़ ली। पकड़ी की मरा। दिन के 11 बजे से 2:30 बज गए। कमबख्त इसी सीढ़ी घर में ही क्या गृहस्थी का सारा ओछा माल जमा करना था। पैर टूटी चौकी, कुंद टूटा संदूक, ढक्कन टूटा बक्सा, इनके अलावा फटी मच्छरदानी, पुरानी कतरी फेंक दी गई, तोशक, फूटे घड़े, कांच, टूटी तस्वीर का फ्रेम, कौन सी चीज नहीं है न फेंकने की न खाने की। इन चीजों की गति भी क्या। अवश्य भविष्य से खींच खूंच कर उनके काम में आने की आशा भी कुछ कुछ है। जैसे समय सुविधा से दुनिया को बुलाकर फटी तोशक की रुई को धुनवाकर नई तोशक भरमा लेना, फटी कथरियों पर ऊपर से नया कपड़ा चढ़ाकर 2-1 सुलाई सुई से कर करा के काम चला लेना। बर्तन वाला आए तो टूटे बर्तनों को बदल लेना, बर्तन वाली आए तो फटी मच्छरदानी के बदले 2-1 पत्थर के कटोरे या कांसे की कटोरियां, पीतल का बगुना या आईना कंघी ले लेना। तस्वीर के फ्रेम की भी सदगति होगी। टूटे कांच के भी खरीदार हैं। वे भरी दोपहरी में ही तो हाँक लगाए घुमा करते हैं। चोरों से बचने के लिए वे टूटे कांच दीवारों पर चुनने के लिए खरीदी जाती है। गरज की गृहस्थ घर में सहज ही कुछ फेंके देने का सवाल नहीं। किस घर की गृहिणी यह नहीं जानती कि फेंक फाक से लक्ष्मी विमुख होती है, परंतु वे भद्दी चीजें कभी जिनकी सदगति होगी सदा सर्वदा आंखें सामने तो फैलाकर नहीं रखी जा सकती। इसी सब के लिए चोर कमरा यानी सीढ़ी घर चलिया होता है। गृहस्थ घर की गृहिणी के नियम अनुसार ही मुक्तकेशी ने भी सीढ़ी घर में ही ये सब चीजें रख रखी हैं। कभी किसी दिन उसका दुलारा पुत्र रतन पेवो यहाँ बैठकर मच्छरों से जूझेगा और अपने गाल पर आप ही थप्पड़ लगाएगा, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन वही हो रहा है। पेवो मच्छर के कांटे अपने गाल पर आप ही थप्पड़ मार रहा है, अपना कान आप ही ऐंठ रहा है, और चूंकि जमीन पर 100 साल की धूल की परत पड़ी है इसलिए वहां नाक नहीं रगड़कर मन में 1000 बार रगड़ रहा है। भरोसा या पनाह के लिए टूटी तख्त थी जिसे प्रबोध ने फूंक कर धोती के छोर से हल्के हल्के झाड़कर बैठने के योग्य बना लिया। विरह की ज्वाला मिटाने के लिए यदि स्वर्णलता के साथ यहाँ 2 घड़ी बैठना पड़े, पर चौकी के कचकच शब्द से कहीं आपुत न हो, पहले इस चिंता से वह कातर हो रहा था। वह चिंता तो धीरे धीरे गायब हो गई। अब यह सोचने लगा स्वर्ण आएगी तो क्या क्या तीखी चोखी सुनाकर मन की झांस को झाड़ेगा। उसने अपने ही को सोचकर क्या रखा है, महारानी है कहीं की। तीरथ के कौवे की तरह रहा के बेहया कुत्ते की तरह हताश किए प्रबोध बैठा है जो उसका पति है। संसार में उसका सबसे श्रेष्ठ गुरुजन। जापान से जो कंघी आती है उसमें भी लिखा रहता है पति परम गुरु। इसका मतलब है कि उस देश की स्त्रियां भी इस उपदेश को सिर आंखों उठाती हैं। और सुवर्ण हिंदू स्त्री होकर, बंगाली लड़की होकर पति को यह कष्ट दे रही है। प्रबोध क्या ऐसी स्त्री को छोड़ नहीं दे सकता? एक बार यदि वह माँ के आगे मुंह खोले, तुम्हारी मजलूब तुम्हारी रहे माँ, मेरे लिए चिमटा है, लोटा है, गिरुआ है, तो माँ दूर दूर करके ऐसी कुलछनी बहू को निकाल कर बाहर नहीं करेगी और बेटे को गृहस्थ बनाने के लिए नई लड़की खोज कर ब्याह नहीं कराएगी। यह बदमिजाजी गर्वीली है, सोचती ही नहीं। या कि यह सोचती है कि प्रबोध को फिर बीवी नहीं जुटेगी। मर्द बच्चा ठहरा, 4 हाथ पांव हैं, उसे बीवी की कमी है और छोड़ने के लिए ही बहाने का क्या अकाल पड़ा। बहुत बड़ा बहाना तो है ही। माँ के अपमान की भी बात उठाई जा सकती है। अब तक इसे छोड़ क्यों नहीं दिया नहीं मालूम। अंदर की बात नहीं मालूम थी। बस उस अदृश्य अपराधी को कटघरे में खड़ा करके प्रबोध लांछित करता रहा। जो जी में आया वही कहा, और क्यों ना कहे, मच्छर के काटे सारे बदन पित्तियां उभर आई कि नहीं। बैठे बैठे देह लोनी हो गई। कमरे इतना तो समान है, इतना जंजाल, लेकिन टूटा पंखा नहीं है कहीं।
वह होता तो प्राण होठों पर नहीं आ जाते, तब शायद मिजाज भी सप्तम पर नहीं चढ़ जाता, लेकिन नहीं। बेचारे ने तस्वीर के एक टूटे कांच को हिलाकर हवा खाना चाहा, झंझनाकर चकनाचूर हो गया। लाभ यही हुआ कि विभीषिका की नाई कांच के टुकड़े तख्त पर बिखर गए। वह हतभागी आए, पहले इन कांच का किनारा करके, तब और कुछ गुस्सा करते करते आखिर आंखों में आंसू ही आ पड़े बेचारे के। केवल पाजी पत्नी ही अपनी माँ की शत्रु नहीं है, गर्भधारिणी माँ। उसके और भी तो 3 लड़के हैं, और किसी के लिए सपना नहीं देख सकी। उनके सपने में बदनसीब पेवे को ही ठाव मिली। क्यों? किस अपराध में? माँ ने यदि यह अजीबोगरीब सपना नहीं देखा होता तो आज यह दुर्गति होती प्रबोध की। 15-20 रात उपवासी रहने के बाद ही तो ऐसा कांड हो गया। उन्हीं रातों में हाथों से सैलाने आती है, पंखा जलने आती है, कटे पर नमक। उस नमक की जलन में माँ के पैरों सर कूटकर कहाँ जी चाहता है। माँ, अपना ये स्नेह तो स्मरण करो, मरे पर मुंगेरी के मार न मारो। किंतु वास्तव में कहा तो नहीं जा सकता, लिहाजा सारा गुस्सा उस घूंघट वाली पर जा पड़ता है। यूं तो घूंघट के भीतर खेमटा नाच नचाती है, सारी लज्जा स्वामी के लिए। चालाकी चतुराई करके सुवर्ण अगर अगुआ होती तो एकाध बार क्या मौका नहीं मिलता। सो नहीं, देवी जी जैसे ही कमरे में गई, धड़ाम से किवाड़ बंद करके उड़का ठोक दिया। बस रात साफ। पहले जब पता चला कि सुवर्ण ने अकेले ही सोना चाहा है, कहा कि मुझे उतना डर नहीं लगता, तो प्रबोध आशा से कंपित हुआ था, आह्लाद से पुलकित हुआ था। समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया, चालाकी में घा गए ना। सोचा कमरे में राजू फाजू रहेगी तो बेमौका होगा, अभिसार का राजफाश हो जाएगा। इसलिए हाय रे नसीब, ये आशा मरीचिका थी, बैठी बैठी मजा देख रही है, पति की तड़पन और पीड़ा का रस ले रही है। इस पापिन को नरक में भी ठाव नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी नरक में ठाव। गुस्सा बढ़ता ही गया, क्योंकि पेट में भी चूहे कूदने लगे। जाने कब तो खाकर दफ्तर से निकला, अब तब का भात कब का हजम हो चुका। प्यास से छाती फट रही है, एक बूंद पानी भी नहीं। दफ्तर में होता तो अब तक 4-6 हिंग की कचौड़ियाँ, 8 आलूदम, आधे पाव बुंदिया चढ़ाकर तो 2 गिलास पानी पी चुका होता। उसकी जगह यह पेट के कल कब्जे तक गालियाँ दे रहे हैं, नहीं आएगी, नहीं आएगी पापिन, अब यहाँ से चली देना होगा। सच ही तो गुमसुम और नहीं रहा जाता प्रबोध से। हालात जब इस हद पर पहुंचे तो अचानक दरवाजे के उस और मंद हंसी की आवाज मानो चकमका उठी। खी खी खी, कौतुक की हंसी। यानी प्रबोध की दुर्गत का मजा लिया जा रहा है। प्रबोध दरवाजा खोलकर उसका गला धर दबाई या निष्ठुर पाशानी कहकर दोनों हाथों से अंकवार ले। दरवाजे पर ठोकर पड़ी। यह पहले से ही तय था, प्रबोध हुड़का लगाकर अंदर बैठा रहेगा। स्वर्ण आकर किवाड़ पर 3 बार ठक ठक करेगी, क्या पता कोई और ही आकर दरवाजा ठेले। उससे एक संकेत तय कर रखना ही ठीक है। 1 2 3 बार ठक ठक हुई। धोती की कोर से मुंह पहुंचते हुए प्रबोध ने हुड़का खोल दिया और चौंक कर छिटकते हुए भयंकर आ करके एक शब्द से फिर चौकी पर जा गिरा। वह शब्द गूंजकर एक चक्कर काटकर सीढ़ी पर आ की गूंज छोड़ते हुए नीचे उतर गया। क्यों? क्योंकि विराज को यही रोग है, डरने से आ करके आंखें कपाल पर चढ़ाकर एक कांड कर बैठती है। वह डरती भी तो हर किसी से है। उसको डराना इस घर के सभी एक का परिचित खेल है। जान जाने पर भी विराज अंधेरे में सीढ़ी पर चढ़ उतर नहीं सकती। झट किसी के कमरे का चिराग उठा लाएगी, तब सीढ़ी पर जाएगी। यहाँ तक कि दिन दोपहर में भी विराज को भूत से डर लगता है। और सुवर्ण विराज को लेकर वही घर का परिचित खेल खेलने गई थी। विराज को डराकर मजा लेने के लिए भुला फुसराकर उसे छत पर भेजा था, या कि मजाक का केंद्र कहीं और था। इस खेल का उल्लास किसी और को उपलक्ष्य से था। कौतुक प्रिय स्वर्ण की भाव भंगी से समझ में नहीं आया। उसने बड़े ही निरह गले से विराज से पूछ रखा था, माँ जी जब चली जाएंगी सीढ़ी घर में चलकर बाग गोटी खेलोगी? यह बाग गोटी का खेल विराज का ही परम प्रिय था, क्योंकि अक्षर परिचय की बला उसे नहीं। दोपहर के अवकाश को सहनीय करने का उपाय नहीं जानती। उमा शशि की तरह सोने में भी उस्ताद नहीं। इसलिए सुवर्ण जब दोपहर में कोई किताब लेकर बैठती तो वह बाग गोटी खेलने के लिए तंग करती। नहीं खेलोगी तो माँ से पढ़ने वाली बात कह दूंगी, यह कहकर डराती है। लाचार स्वर्ण को गोटियां लेकर बैठना पड़ता है। अनिच्छा विराज भाप तो लेती ही है। सो यह प्रस्ताव विराज को अलौकिक ही लगा। फिर छत के सीढ़ी घर में, जहां दोपहर में भी जाने से बदन छम छम करता है, माँ के चले जाने पर सीढ़ी घर में क्यों? विराज अवाक हुई। 2 तल्ले के कमरे में नहीं, क्यों नहीं, मुक्त किसी के सामने घर की बहू समय का अपचय होने वाला खेल नहीं खेल सकती। अवसर के समय बहू बाती बनाएगी, सुपारी काटेगी, चावल दाल कंकड़ चुनेगी, और कुछ नहीं तो कतरी सिएगी। यही नियम है। नन्हे शिशु के लिए माँ के लिए सोने की कुछ छूट होती भी है, औरों के लिए तो बिल्कुल नहीं।
यह सब न करके बहू कौड़ी गोटी खेलेगी? माँ लक्ष्मी घर में टिकेंगी भला? चारों हाथ उठाकर घर से झटपट निकल नहीं देगी? मुक्तकेशी का अड्डा यहाँ बंधा बंधाया है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप, पानी, वज्रपात कुछ भी हो, दोपहर में ताश के उस अड्डे पर वह पहुंचेगी ही। वहाँ एक सुनारिन की छूछा लेती है, इसलिए लौटकर नहाती भी है, परंतु उससे किसकी तुलना? भाग से हरिन की तुलना कभी होती है? सिंह से खरगोश की होती है? इसलिए मुक्तकेशी के सामने खेलना नहीं हो सकता। बेटी के लिए मन जरा डोलता जरूर है, पर बेटी की ममता में बहू को तो नहीं बिगाड़ सकती। बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए बहुत खुशामद करती है। विराज जाना नहीं चाहती, कहती है पुरखिन के सामने मुंह में ताला डालकर ही तो बैठना होगा, बोलने से ही तो डांट डपट। अरे डांटे नहीं तो क्या, पराए घर में नहीं जाना? कहकर ताश की गड्डी को पेट तले छिपाकर मुक्तकेशी चली जाती है। बेटी को चुपचाप सिखा जाती है, गप गाली से मछली बहू के कामकाज में खलल मत डालना। खेलने का खिंचाव तो पूरा ही था, मगर मुक्तकेशी के गाय बान में सीढ़ी घर में क्यों? अरे मजा है ना, जाने पर ही देखोगी, सुवर्ण ने कहा। अरे बताओ तो, बेर का अचार छिपा कर रखाई हो क्या? हाँ तो? अरे बताऊं क्यों? कहा तो जाने पर ही देख पाओगी। अरे बताओ ना बाबा, बता देने से मजा जाता रहेगा। समझ गई, मुड़ी चना रख कर आई हो? नहीं, वही समझ लो, स्वर्ण ने मजा लेते हुए कहा। स्वर्ण के इस कौतुक से विराज भी स्पंदित थी। ना जाने क्या विराज तब से पूछते पूछते परेशान कर दिया, लेकिन दौड़कर अकेले एक बार देखा यह साहस नहीं हुआ, और लाख चेष्टा के बाद स्वर्ण ने रहस्य नहीं खोला। नीचे का कामकाज जब खत्म हुआ, स्वर्ण ने कहा चलो अब पाँव के झांझन उतार कर दबे पाँव चलो। हाय राम, सो क्यों? डर से सक पकाकर विराज ने कहा झांझन क्यों उतारूं? अरे मजा है, मैं भी उतारूंगी। मुझे भाई डर लगता है। डर कैसा? कहो ना, भूत मेरा पूत चुड़ैल मेरी दाई, छाती में राम लक्षण, डर कैसा भाई? किसी अनोखे कौतुक की आशा से आखिर वही मंत्र जपते जपते विराज स्वर्ण के साथ ऊपर गई। उसके बाद स्वर्ण का दरवाजे पर 3 बार ठक ठक करो। किस लिए? देखना, स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा वही देखोगी। तुम मुझे भूत का शिकार तो नहीं बनाओगी? अब की स्वर्ण उदास हुई। छोड़ो, यदि तुम संदेह करती हो तो मत ठकठकाओ। इतने दिनों से मुझे देखा, क्या मुझ पर इतना विश्वास है? विराज लजा गई। स्वभाव और शिक्षा के दोष से माँ से चुगली खाने की आदत होते हुए भी मझली भाभी उसके लिए आकर्षणीय है। मझली भाभी से बाल बंधवाने में आराम है, मझली भाभी से श्रृंगार कराने में आराम है, खेलने गप करने में आराम है। इसलिए उसके रूठने पर वह नम्र पड़ गई। कहा ठीक है, ठकठकाती हूँ, मरूँ तो मरूँ, जियो तो जियो। स्वर्ण हंस पड़ी। उसके बाद 1 ठक, 2 ठक, 3 ठक, उसके बाद हुड़का खोलने की आवाज, और फिर तुरंत स्वप्न के अतीत वह दृश्य। जो मझले भैया खा पीकर दफ्तर गया है, उसी मझले भैया ने सीढ़ी घर का खुड़का खोला। सची क्या मझले भैया? वह मझले का मुंह था, वैसा भयंकर विभत्स। इसलिए औ करती हुई भागकर विराज बेहोश क्यों नहीं हो जाएगी? हाँ, प्राय बेहोश ही हो पड़ी थी। इसके लिए स्वर्ण को भुगतना भी पड़ा था। मुक्तकेशी की बेटी बेहोश कर देने के अपराध में, मुक्तकेशी के बेटे की लानत के अपराध में मौखिक तिरस्कार ही नहीं, लांछित और अपमानित पति से दैहिक दंड भी मिला था। उस दिन से स्वर्ण की कौतुक प्रियता के अध्याय में विराम पड़ गया, मगर मरने से भी स्वभाव नहीं जाता। एक दिन फिर नंदोई से मजाक करने में, लेकिन वह बाद में। स्वर्ण के दर्जी पाड़ा वाले अपने मकान में, जिस मकान में सीढ़ी के नहीं होने से छत पर नहीं जाया जाता, रुपयों की कमी से, जीवन में जो सीढ़ी ही नहीं बनी, किंतु केवल पैसे की ही कमी से या प्रयोजन बोध के अभाव से छत पर नहीं जाने को स्वर्ण के सिवाय और किसी ने कुछ नुकसान क्या माना था? नहीं माना था। स्वर्णलता की ससुराल के और किसी ने भी छत पर चढ़ने की सीढ़ी की जरूरत ही महसूस नहीं की। 2 तल्ले पर रसोई की नीची छत तो है ही, और फिर उतना बड़ा आंगन। इससे घर के कपड़े बिस्तर धूप में देने, बड़ी अचार आमचूर सुखाने का काम नहीं चलेगा। सहज ही चला। सीढ़ी होती तो भी यह सब बोझा लिए कौन 3 तल्ले पर चढ़ता? स्वर्णलता का सब बात पागलपन वाला ही है। बोलती है मैं ढोऊंगी बोझा, तुम लोग सीढ़ी तो बनवा लेना। देख लो, घर भर के गीले कपड़े बिछौना का बोझ लेकर मैं ही जाऊंगी। अचार आमचूर बड़ी वह सब भी ले जाऊंगी, ले आऊंगी। किसी को सीढ़ी पर चढ़ने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। किंतु यह कष्ट उठा लेने का वायदा करने पर भी कोई उत्साहित नहीं हुआ। खाना नहीं, पहनना नहीं, क्या तो छत पर जाना। इसके लिए किसी को भूख प्यास जैसी छटपटाहट हो रही है। यह तो अजूबा सा लगा उन्हें। इतना सा बरामदा, छत पर जाने की सीढ़ी, यह किसी के लिए परम कामना की वस्तु हो सकती है? यह तो उनकी बुद्धि के परे ही था। स्वर्णलता के पति की तीक्ष्ण बुद्धि से बल्कि यह तथ्य प्रकट हो गया था कि स्वर्णलता की इस अकुलाहट के पीछे कौन सा मनोभाव काम कर रहा है। प्रबोध को यह समझना बाकी नहीं रह गया था। छत पर से दूसरे घरों के खिड़की बरामदे में
ताक झाक करने में सुविधा है। ताक झाक करने वाली 20 जोड़ी आंखों के सामने अपने को खिलाने की सुविधा है, और इसी का क्या विश्वास कि ढेले में बांधकर चिट्ठी का आदान प्रदान की सुविधा नहीं है। इसलिए प्रबोध को सीढ़ी के लिए घोर आपत्ति थी। कभी कभी बल्कि सुबोध ने कहा, बोनस के रुपए बढ़ गए हैं, सीढ़ी में हाथ लगवा ले। किंतु प्रबोध के विरोध से ही सुबोध को बाज आना पड़ा। बुद्धिमान भाई यदि कहे दिमाग खराब हुआ है, यही रुपए घर के लिए नितांत जरूरी काम के लिए नहीं लगाए जाएंगे, तो निर्विरोधी भैया का इसका प्रतिवाद क्या कर सकता है या करता। सच भी है, गृहस्थ घर के आवश्यकताओं का तो अंत ही नहीं। तकिया, बिछौना, जूता, कपड़ा, ओढ़ना, चादर, इनकी तो सदा कमी ही रहती है। मुक्तकेशी के तीर्थ खर्च के लिए भी कुछ रखना होता है। मोहल्ले की बुढ़िया जब तब तीर्थ धर्म करने जाती हैं तो मुक्तकेशी उनके साथ जाने में बाज नहीं आती। वैसे दौड़ धूप करके रुपया जुटाने में परेशान होना पड़ता है। पल्ले में रहेंगे तो इन जरूरी कामों के रहते ईंटों की ढेर के लिए रुपया ढाला जाए। अतएव स्वर्णलता की आशा कली पर तुषार पड़ गया। किंतु उसके चाहने की सीमा इतनी ही थी क्या? एक आध बरामदा, छत पर जाने की एक सीढ़ी, बस और कुछ नहीं। आजीवन स्वर्णलता ने इतना ही चाहा? नहीं, बेहया स्वर्णलता ने और भी बहुत कुछ चाहा। पाया नहीं, फिर भी चाहा। चाहने के कारण लांछित हुई, उत्पीड़ित हुई, हास्यास्पद हुई, फिर भी उसके चाहने की परिधि बढ़ती ही गई। स्वर्णलता ने भव्यता चाही, सभ्यता चाही, आदमी की तरह जीना चाहा, बाहर की दुनिया से नाड़ी का योग रखना चाहा। उसने देश के बारे में सोचना चाहा, देश की पराधीनता का अंत चाहा। तो फिर स्वर्णलता को उसका पति, सास, जेठ, देवर पागल क्यों ना कहे? उन लोगों ने कहा, बाप के जन्म में भाई ऐसा नहीं सुना। कहा, कहावत है ना, सुख के रहने में भूत का मुक्का खाना। मझली बहू को वही हुआ है। रात दिन अकारण असंतोष, रात दिन अकारण आक्षेप। स्वर्णलता की कुछ चाहे उन लोगों ने अकारण असंतोष के सिवाय और कोई व्याख्या नहीं दी। उनके बोध की दुनिया उनके बनाए मकान जैसी है। कहीं ऐसा रोशनदान नहीं जिसमें से होकर बहती हवा का एक कण अंदर भी आ सके। दर्जी पाड़ा की इस गली के बाहर कोई जगत है, यह नहीं कि वे सिर्फ जानते ही नहीं, मानने को भी राजी तो नहीं है। मकान बनाते समय रोशनदान न रखने की युक्ति ही उनका मनोभाव है। कोई जरूरत नहीं, खामखा दीवार में छेद रखना, चिड़िया घोंसला बनाएगी, गंदगी जमा होगी, यही लाभ है ना। चिड़िया के खोले का जंजाल उन्होंने नहीं जमा करना चाहा, उसमें उन्हें सिर्फ नुकसान ही दिखाई दिया। उनके बोध के घर में भी रोशनदान का अभाव है। किंतु स्वर्णलता बाह्य जगत की बहती बघार का स्पर्श क्यों चाहती है? इस घर की बहू होने पर भी उसकी सारी सत्ता मुक्ति की आकांक्षा से क्यों छटपट करती है? उसका परिवेश उसे क्यों पीड़ा देता है, चोट पहुंचाता है? इस प्रश्न का उत्तर स्वर्णलता के विधाता को भी पूछकर नहीं मिला। जिस दिन सांझ होते होते स्वर्णलता का शेष चिन्ह भी पृथ्वी से लुप्त हो गया, चिताग्नि की लाल आभा आकाश की लाली से में मिल गई, धुआं और आग की लुका छिपी के बीच स्वर्णलता परलोक पहुंच गई। उस दिन जब चित्रगुप्त के कार्यालय में किसी नए के आ जाने की घंटी बज उठी, विधाता पुरुष ने गला साफ करके पूछा, कौन आया है जी चित्रगुप्त? चित्रगुप्त ने कहा, जी स्वर्णलता। स्वर्णलता? कौन स्वर्णलता? किसके यहाँ की? जी ब्राह्मण परिवार की, जो लड़की 15 साल की उम्र से मरने की कामना करते करते अब कहीं 50 साल की उम्र में सचमुच ही मरी है। विधाता पुरुष ने पूछा, अच्छा, लेकिन जीवन भर मरण की कामना क्यों? दुखिया थी क्या? इस प्रश्न पर चित्रगुप्त ने जेब से दूरवीक्षण यंत्र निकालकर आंखों पर रखकर मृत्युलोक की और अन्वेषक दृष्टि डालकर द्विधायुक्त स्वर में कहा, ऐसा तो नहीं लगता, बल्कि सोलो आना सुख की अवस्था ही लग रही है। तो चित्रगुप्त ने सिर खुजाकर कहा, जी वह हिसाब देखना है तो समय लगेगा। ऐसे गोलमाल वाले लोगों का विभाग अलग है। विधाता पुरुष का किरानी स्वर्णलता की उल्टी पुल्टी प्रवृत्ति का कारण रहस्य कब जान पाया था और अपने मालिक के दरबार में उसका ब्यौरा कब पेश किया था, यह किसे मालूम। शायद पेश किया ही नहीं। विधाता पुरुष ने भी शायद इसके लिए माथापच्ची नहीं की। पल पल करोड़ों बार घंटी बजती है, कितने हजार कोटि लोग आते हैं, ब्राह्मणों की स्वर्णलता को कौन याद किए बैठा है? यह प्रश्न इसलिए निरुत्तर ही रह गया। केवल स्वर्णलता जब तक जीवित रही, उसे घिरकर सदा ही यह प्रश्न पछाड़ खाता रहा। घर के सभी खास हो रहते, हंसते खेलते, बच्चों को पीटते, दुलारते, गुरुजनों का सम्मान करते, उनके नाराज होने से चोर से बने रहते, नियम का व्यतिक्रम नहीं होता।
एक केवल मझली बहू ही कतराती फिर रही है, रात दिन या लंबी सांसें लेती है। गुरु लघु ज्ञान की बला नहीं, किसी बात में संतोष नहीं। क्यों क्यों क्यों? कौन ऐसी राजकुमारी हो तुम कि किसी बात में जी नहीं होता, और बात ही ऐसी तीखी पैनी क्यों? पहला बच्चा हो रहा है, अरे शर्म से सिर गाड़े रहेगी। सो नहीं, सौर में घुसते ही कहती है, क्या है इतने गंदे गंदे कपड़े बिछाने, इससे तो तबीयत खराब नहीं होती। फटे कतरी कपड़ों को धप से पटक कर उमा शशि ने नाक पर आंचल रखा था। पटकने से जो धूल उड़ी उससे बचने के लिए देवरानी की बात सुनकर आंचल को छोड़ दिया और शंकित दृष्टि से सांस किया और ताका। ईश्वर, यानी कि सास ने यह सुना नहीं हो, किंतु ईश्वर के कानों उमा शशि की प्रार्थना पहुंचने के पहले ही बहू की बात सास के कानों पहुंच गई। मुक्तकेशी उस समय बच्चे की नाड़ी काटने के लिए छुरी संभाल कर रख रही थी। कुशल गृहिणी मुक्तकेशी प्रसव वेदना खूब बढ़ जाने से पहले ही सब कुछ तैयार रखती है। इसके पहले अवश्य बहू का यह झमेला उन्हें नहीं झेलना पड़ा है। बड़ी बहू की माँ गरीब दुखियारी विधवा है, फिर भी पहली और दूसरी दोनों ही बार बेटी को लिवा गई। मुक्तकेशी ने जो भी किया अपनी बेटियों का किया, लेकिन पक्की पोख्त हुई है ननद देवरानी जेठ देवर की बेटियों के समय। पहले संयुक्त परिवार था ना, इसके अलावा चूल्हा चक्की अलग होने पर भी आपद विपद में तो सबने सबका किया। मुक्तकेशी अधिक कर्मठ है, इसलिए अधिक किया है, किंतु इतनी उम्र में ऐसी दुस्साहसिक डिठाई क्या सुनी कभी? नहीं, जीवन में नहीं सुनी। प्रसव की पीड़ा से बेचैन तड़पते हुए कोई बेटी या बहू इतनी उद्दता दिखा सकती है? यह मुक्तकेशी की धारणा ज्ञान स्वप्न से भी बाहर है। हाथ में नाड़ी काटने की छुरी लिए हक्की बक्की सी बोल उठी, क्या कहा बहू? मझली बहू प्रायः कुंडली सी होकर आ ऊ कर रही थी, फिर भी उसी हालात में बोल उठी, सुना तो, धूल भरे वैसे मैले पुराने बिछौने से तबीयत खराब होगी, यही कह रही हूँ। रसोई घर के बड़े चूल्हे जैसी गनगनाकर मुक्तकेशी बोली, दीवाल पर पटककर कपाल फोड़ लेने को जी चाहता है बहू, नहीं तो कभी अपने भाग्य से आप ही फूट पड़ूंगी। क्या कहा, पुराने बिछौने से तुम्हें रोग हो जाएगा? राजकुमारी को सौर में नया तकिया बिछौना देना होगा? गाल मुंह पर अपने थप्पड़ लगाऊं क्या? जो बात भू भारत में किसी ने नहीं सुनी वही मुझे पग पग पर सुननी पड़ती है। तो क्या करना होगा? नवाब नंदिनी के लिए साटन के बिछौने का बायना भेजना होगा। लेकिन जरा धीरज रखो, उथल पुथल मत बचाओ, पेट के बच्चे को पेट में लिए बैठी रहो। जरा मेरे भेड़ाकंद को दफ्तर से तो आ जाने दो, बिस्तर का किस्सा कहती हूँ उसे। सुवर्ण का तड़पना शुरू हो चुका था, फिर भी वह जवाब देने से बाज नहीं आई। मूर्ख, अबोध, संसार ज्ञानहीन सुवर्ण बोली, जाने भी दीजिए, मेरे बढ़ जाने से ही तो मंगल है। मुक्तकेशी ने पटापट अपने गाल पर 2 चपत लगाकर कहा, तुम्हारे मर जाने में से ही मंगल है। अरे ओ राजू, माथे पर पानी डाल। राजू अवश्य पानी लेने नहीं लेने आई। मुक्तकेशी बिना पानी के ही चंगी होकर बोली, मैं तुमसे यह भी कह दूं बहू, यो पटापट बोलने में तुम्हें संकोच नहीं होता? यह क्या मेरे करने का है? पहला बच्चा किसी का ससुराल में हुआ है, सुना है, कभी कभी देखा है? कुल की ध्वजा माँ ही नहीं है, बाप मर्दुआ तो है, बाप है, भाई है, भाभी है, निकट की एक फूफी भी है, ले नहीं गई कोई? नए साटिन मखमल का बिछौना सौर में देता बाप? उत्तर प्रत्युत्तर की सामर्थ्य अब सुवर्ण में नहीं थी, फिर भी एक बात कह ही दी, बाप ने तो ले जाना चाहा था, तब तो जाने नहीं दिया, अब क्यों दोष दे रही हो? स्वर्ण तड़प रही है। मुक्तकेशी भी चमाइन गंगामणि के आने की आशा में छटपटा रही है, फिर भी है वाक युद्ध। मुक्तकेशी अवाक गले से मानो आंत्रनाद कर उठी, बाप ने ले जाना चाहा था? अरे यो, कब ले जाना चाहा था बहू? सपना देख रही हो या दिखा रही हो? सपना क्यों देखने लगी माँ जी? चाहे दो जो याद कर सकती हैं। ब्याह के बाद दीवार लेने जाने की बात नहीं कही थी बाबूजी ने? आप लोगों ने ही तो कहा था कुसंग में नहीं भेजेंगे। कहा था, कहूंगी ही और 1000 बार कहूंगी, मुक्तकेशी ने कहा। रोज ही यदि उस अभागे बाप के यहाँ आती जाती, तुम क्या इतने दिन घर रहती बिटिया? कब की जूता मोजा पहनकर रास्ते में न निकल पड़ती? तुम अखबार पढ़ने वाली औरत हो, मामूली बात है। बाप रे, जान गई, सुवर्ण पीड़ा से चीखी। आप लोगों के प्राणों में जरा भी माया ममता नहीं है? दी भगवान ने, मरी जा रही हूं फिर भी बातों के तीर। बुद्ध सी खड़ी उमा शशि हाँ देवरानी की ओर ताक रही थी। यह क्या स्त्री या डकैत? ऐसा दुस्साहस इसने पाया कहाँ से? उमा शशि के तो देख सुनकर ही कलेजा कांपता है, हाथ पैर पेट में घुस जाते हैं। स्वर्ण की अंतिम बात से उमा शशि की समस्त स्नायुओं ने मानो जवाब दे दिया। मुंह पर आंचल रखकर वह जोर से रो पड़ी। क्यों, यह उसे नहीं मालूम। इस
अनकीरत में उमा केशी को मुक्त केशी क्या कहती कौन जाने, लेकिन एक तेज पैने गले ने उसे संकट से बचा लिया। वह गला था चमाइन गंगा मणि का। सुवर्ण की दर्द शुरू होते ही खुद उसे बुलाने गई थी। बड़ी बहू की रुलाई सुनकर गंगा दलान से ही चिल्ला पड़ी, अरे हो गया क्या, रोना धोना शुरू हो गया। ढीठ बेलगाम बहू की गाली गलौज चाहे जितना ही करे, लेकिन मुक्तकेशी उद्विग्न तो हुई थी। विपद की बात, मुक्तकेशी को गंगा का गला सुनकर हथेली पर चांद मिल गया। लम्हे में सुर बदल गया उनका। बोली, अब आई गंगा, इधर बहू का अब तब। गंगा फर्राटे से बोल उठी, करूँ भी क्या, आपको पोता हो रहा है इसलिए गंगामणि मर तो नहीं सकती। पान लगा लूं, तंबाकू ले लूं, पान तंबाकू गुल की डिबिया आंचल में बांधूं, दरवाजे पे ताला लगा लूं, तब तो आऊं ना। मुक्तकेशी ने जैसे रूठ कर कहा, यह क्या, तुझे पान तंबाकू नहीं मिलता गंगा? इनके आगे मुक्तकेशी झुकी रहती है क्योंकि इनके बिना चल नहीं सकता, और घर में इस विभक्त को तो आना ही है, वो भी हर साल तो आना ही है। का नाम मशहूर है, हाथ यश है इसलिए उसे अहंकार भी है। बदस्तूर अहंकार है, जरा भी इधर उधर हुआ कि खरी खोटी सुना देगी, और वैसा गुस्सा तो प्रसूति को छोड़कर भी चल देगी, यानी कि जानकर अवस्था बिगाड़ देगी। इसलिए खातिर करनी ही पड़ती है। इसलिए गदगद गले से कहना पड़ा, क्या कोटी पान खाएगी तू? खा ना। खाऊंगी, 5 कोटी पान खाऊंगी। पहले आपके पोते की पृथ्वी की माटी तो दिखा लूं। कहाँ हो बड़ी बहू, थोड़ा गर्म पानी लाओ। क्यों भाई, तुम रो क्यों रही हो? सास ने गालियां दी हैं, सो तो दे सकती है, जरूर खूंखार सास है। पोता हुआ तो कल सी देनी पड़ेगी मालकिन, उससे कम में रिहाई नहीं। गंगा मणि की ऐसी चोखी बातों की आदी है मुक्तकेशी, इसलिए वह रंज में नहीं हुई। कोशिश करके हंसकर बोली, अच्छा पहले पोते को तो पालूं, होगी तो लड़की समझ ही रही हूँ। लड़की भी हुई तो बगुना। मजले बाबू का यह पहला है, यह याद रहे। और गंगा मणि अपना कसौटी का काला विपुल शरीर लिए मंच पर पहुंच गई। गरम दूध तो दीजिए, थोड़ा सा गरम दूध, शरीर में बल आएगा। फटे कपड़ों की पोटली कहाँ है, तकिया है, छुरी सब हाथ के पास रखो। अरे मजली, यूं हाथ पांव छोड़िए, नीली क्यों पड़ गई? कलेजे में जोर लगा, जी में साहस ला। कष्ट किए बिना कहना मिलता है कहीं? बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलता, लिहाजा कृष्ण को चाहो तो कष्ट तो करना ही होगा, परंतु कष्ट ही नसीब हो केवल और कृष्ण न मिले तो। पहली संतान माटी का लोदा, एक लड़की हुई ना, छी छी। मुक्तकेशी रंजित से बोली, जानती थी बगुना मिलेगा कि ठेंगा। यम और मनुष्य में खींचातानी चल रही थी। बहुत देर का कष्ट, उद्वेग, हैरानी, उत्कंठा, और नतीजा क्या निकला? लड़की। शंख नहीं बजेगा, शायद इसलिए कि चील की चींची के सारे वह बच्ची अपने आने की घोषणा आप ही कर रही है। गंगा मणि भी अप्रतिभ सी हुई। पोते के बहाने बहुत सुना गई, सचमुच पोता होता तो उसका मुंह रहता। मुक्तकेशी बोल उठी, हाथ में शंख लिए स्वांग सी तुम खड़ी ना रहो बड़ी बहू, रख दो। चीची से ही समझ गई, आ रही है एक निधि। स्वर्ण इतना कुछ नहीं सुन पाई। वह मानो चैतन्य अचैतन्य के बीच की अवस्था में थी। वह मानो देख रही थी, उसकी माँ सिरहाने के पास आकर खड़ी हुई कह रही है, बच्ची और बच्चा समान है रे स्वर्ण, तू उपेक्षा मत करना। हाथ बढ़ाकर स्वर्ण ने माँ को पकड़ना चाहा, नहीं पकड़ सकी। क्या इसलिए कि वह हाथ नहीं उठा सकी, या माँ खो गई? खो गई। माँ के लंबे गठन की उस उज्जवल मूर्ति को वह फिर देख नहीं सकी। उसका प्राण हाहाकार करता रहा। तो क्या वह सपना देख रही थी, या कि माँ उसकी असहाय वासना कल्पना में माँ की मूर्ति धारण करके उसे छलने को आई? माँ को लेकिन स्वर्ण क्या इतनी याद करती है? माँ पर तो एक रूंधे अभिमान ने उसकी स्मृति के दरवाजे को बंद कर रखा है। वह इस बात को भूले रहना चाहती ही रही है कि इनके संसार के सिवाय भी स्वर्ण का कोई अतीत था। हठात अचैतन्य लोक से स्वर्ण जाग उठी, और ठीक उसी क्षण उसे धक्का लगा। फिर वही कहानी, फिर वही बात विस्तार से गंगा मणि से कहने की इच्छा हो रही है मुक्तकेशी को। हाँ, मुक्तकेशी का ही गला सुनने वाली गंगा मणि। वह मेरा जला नसीब जानती नहीं है तू, तो सुन ले मजली बहू, मेरी सखी माँ की पोती है। उस बार तूने पूछा था ना बरईपुर क्यों जा रही हो, कहा था सखी माँ के यहाँ जा रही हूँ। गई, देखा यह ढींगी अवतार लड़की दादी के पास बैठी लाड़ लड़ा रही है। रूप बुरा नहीं, उमकता गठन, झूठ नहीं कहूंगी, आंखों को जची और जी को भी भाग गई। सोचा पेबो के लिए अच्छी जोड़ी रहेगी। मैंने छेड़ा तो सखी माँ ने कपाल पीट लिया। ब्याह ब्याह कौन कराए इसका? इसकी विद्यावती माँ तो विद्या सिखाने के लिए इसे स्कूल पढ़ा रही है, और भी पढ़ाएगी, पास की पढ़ाई भी पढ़ाएगी। सुनकर मैं तो हाँ हो गई। कहा तुम सास हो, तुम्हारे रहते पुतहू की बात रहेगी? सुनकर घृणा से तो कलेजा टुक टुक हो गया। सखी माँ बोली, उपाय? मेरी बहू को देखा नहीं है तुमने? मैंने सखी माँ को खूब धिक्कारा, राय दी, बहू को जताए बिना ही पोती का ब्याह कर दो। हो हवा जाने तो चीचपड़ नहीं कर सकेगी। गंगा मणि का कहाँ से गला बजा। माँ कहाँ थी यहीं कलकत्ते में?
बेटी गर्मी की छुट्टियों में आम खाने के लिए दादी के पास गई थी बाप के साथ। मैंने कहा सकी माँ यही मौका है, उसके माँ को खबर पटा दो, अचानक एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया है, उसे हाथ से निकलने देना नहीं चाहती। चलिए आओ, ब्याह हो रहा है। रही बात, सीधी सादी सी बात है। अच्छा तू बता गंगा, ऐसा क्या अन्याय हुआ? अन्याय कौन कह रहा है? कौन? झूठ नहीं बोलूंगी, किसी ने नहीं कहा। 10 ने, धर्म ने कहा लड़की का भाग्य है, पात्र ही आकर लड़की को ले जा रहा है, इसे अन्याय कहा? मेरी समधिन जी ने अन्याय कहा। कलकत्ता से आते ही उन्होंने मानो आसमान में पांव उठाया। मैं यह ब्याह नहीं मानती, यह ब्याह मैं तोड़ दूंगी। गंगामणि सिहर उठी। क्या बोली? ब्याह तोड़ दूंगी? कहा ही नहीं। बेटी जमाई का मुंह भी नहीं देखा, आशीर्वाद तक नहीं दिया, घर में पैर भी नहीं रखा, सास से भी नहीं बोली। पति को बुलाकर कहा भला चाहते हो तो यह ब्याह रद्द करो वरना मैं चली। मेरे समधी ने बहुत मनाया मुनाया, सुना कि हाथ तक जोड़े, वज्र ही रही मेरी समधन। एक नहीं सुनी, बेरंग गाड़ी पर जा सवार हुई, कह गई तुमने मुझे ठगा, मैं उसका बदला ले रही हूँ, तुम्हारे घर अब नहीं रहूंगी, बस इतना ही। घर संसार छोड़कर चली गई अपने बाप के पास। गई सो गई। नहीं आई। गंगामणि मानो पत्थर हो गई। नहीं आई? पागल तो नहीं है? पागल पागल तो दूसरे को कर सकती है, उस बहू को लेकर तो सखी माँ आजन्म जलती मरती रही। क्या तेज, कैसी हिमाकत, और जैसी माँ वैसी ही बेटी। और मेरी यह धन लक्ष्मी भी तो तेजी में कुछ कमी नहीं है। तो अब इसके मैके में है कौन? है सभी, बाप भाई भाभी, निकट पास में एक फुआ भी है, मगर मुझे कौन सा इष्ट लाभ हुआ? पहली बार है ना, कहा माँ बाप अपने पास लिवा जाएंगे, सधौरी का न्योता देंगे, सो नहीं मेरे कलेजे में बांस। गंगा बोल उठी। तो माँ अब आएगी नहीं? क्या जानू तेज, मैंने कभी किया नहीं, तेज का स्वाद जाना भी नहीं, इतने वर्षों में तो आई नहीं। गंगामणि ने गला साफ करके पूछा। रीत चरित्र तो ठीक है? मुक्तकेशी ने कहा। ईश्वर जाने, जिसका धर्म उसके पास, लेकिन लगता है वैसा कुछ नहीं है। केवल तेज आन मुझे बिना बताए, मेरी अनुमति लिए बिना मेरी बेटी का ब्याह कर दिया। ऐसे पति का घर नहीं करूंगी। यही गजब। लेकिन भौजी, तुम्हारी समधिन जब तुम्हारी सखी माँ की पोतहू है, तब तो उसका ढंग डर्रा जानती होगी, जानकर उसकी बेटी को कैसे ले आई? कपाल पर हाथ रखकर मुक्तकेशी ने कहा। अदृष्ट। अदृष्ट? सभी निरुपायता की अंतिम बात। अनादि अनंत काल से अदृष्ट नाम के उस अदृष्ट को ही सब कुछ चरम स्थिति में मुजरिम बनाया जाता है। मुक्तकेशी ने भी वही किया।